आपने इस दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों नहीं किया? जिन नुमाइंदों को आपकी पार्टी ने नामज़द किया, उनकी जगह आप अगर इलेक्शन में खड़े होते, तो आप जीत जाते सरगोदा में। जब आप एमएनए थे 2 अदवार में, उस वक़्त हमें बज़ाहिर काम होते हुए नज़र नहीं आए। अब जब आप एमएनए नहीं हैं, तो अब हमें सरगोदा में काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। सफाइयाँ भी हो रही हैं, पुल भी बन गया है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है उसका भी इफ्तिताह हो रहा है, फातिमा जिन्ना रोड भी बन रहा है, सैनिटेशन भी हो रही है। मतलब जो चीज़ें बज़ाहिर हमें नज़र आ रही हैं, वो अब हो रही हैं जब आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। आप अपने टेन्योर्स के 2 टेन्योर्स के कोई ऐसे मुझे जो है ना वो 5 से 10 प्रोजेक्ट गिनवा दें जिन्होंने सरगोदा की तकदीर को बदल के रखा। अस्सलाम वालेकुम जी, इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सरगोदा पॉडकास्ट सीरीज़ में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जो शख्सियत मौजूद हैं सरगोदा की हद तक भी और फिर मुल्क सियासत में भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। साबका एमएनए, साबका वफाकी वज़ीर और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म जनाब चौधरी हामिद हमीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉडकास्ट में। सर वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया। सर तारुफ़ तो आपका जैसे मैंने शुरू में कह दिया आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लोग आपको जानते हैं, सरगोदा की आवाम आपको जानती है। जब आप पे हम थोड़ी-सी रिसर्च कर रहे थे, आपके बारे में कुछ चीज़ें ढूँढ रहे थे, तो एक चीज़ जो मुझे इंटरनेट पे या कहीं भी नहीं मिली, वो ये थी आपका तालीमी बैकग्राउंड। मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ देखी, अभी वो चाइना का वफ़द आया हुआ था, तो आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो बड़ी एक जो है ना वो बेहतरीन सी अंग्रेज़ी में आप उनके साथ बात भी कर रहे थे। अभी आपकी मेरे साथ मुलाकात हुई तो मैंने आपकी जो गुफ्तगू है उसमें इंग्लिश के वर्ड्स कुछ सुने। तो आप अपने तालीमी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा जो है हमें बताएँ? ये मुझे कहीं नहीं मिला कि आपकी तालीम कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी हामिद हमीद और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से कि मैं उस बाप का बेटा हूँ कि जिसने अपनी काबिलियत के बलबूते पे अपना मुकाम जो है सरगोदा में बनाया है। तो मेरी ग्रेजुएशन तालीम है और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से एफएससी किया और फिर उसके बाद मैंने एफसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। तो ये तालीमी बैकग्राउंड और तालीम के साथ-साथ मैंने जो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स थी, तो इसको भी चूँकि मेरे बड़े अर्ली एज पे मैंने सियासत का आगाज़ कर दिया था। मेरे फादर वाज़ एमपी एट दैट टाइम, तो मैंने उस वक़्त मैं यंगेस्ट मेयर सरगोदा था और ये मेरा एज़ाज़ है पाकिस्तान में कि इतना कम उम्र मेयर जो है वो पाकिस्तान में कोई भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा। तो मेरी उस वक़्त बमुश्किल उम्र जो है वो 25 इयर्स ओल्ड थी, अच्छा, जब मैं सरगोदा शहर का मेयर बना। मेरे को और 25 साल की वो बैरियर है कि 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो मेरी तो तकरीबन कोई स्टार्ट हुई डेढ़ डेढ़ 2 माह ज़्यादा थी। ज़्यादा रही। ज़बरदस्त। अच्छा ये आपने तज़किरा किया अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में भी या अर्ली एजेज़ में ही पॉलिटिक्स में आने का। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आप रहे या जैसे मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है तो मुस्लिम लीग नून की जो तलबा की जो विंग है वो एमएसएफ है, आप उसमें भी रहे थे? नहीं, मैं कभी एमएसएफ का या कभी भी स्टूडेंट लीडरशिप में कभी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, मगर उस हिस्सा ना रहने की कोई ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं थी। ठीक है। हमेशा अपने दोस्तों को, भाइयों को मैंने प्रमोट किया है। हुँ, हुँ। जो हमारे एमएसएफ के लोग थे, जो हमारे यूथ विंग के लोग थे, जो पार्टी के लोग थे, इवन देन के उसमें आईएसएफ भी उस वक़्त एटीआई होती थी। तो उसके अलावा जमात इस्लामी के लोग थे, उसके अलावा जो है पीपल्स पार्टी के थे, कि जिनके साथ हमारा एक बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप लेवल था। और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे उनके कोई मसाइल हों, थाना, कचहरी, तो वो मैंने बड़ा खुश असलूबी के साथ हल किया। ठीक। और यही वजह है कि जब भी मैं या मेरी फैमिली इलेक्शन लड़ती है, तो हमें पीपल्स पार्टी के लोगों की सपोर्ट हासिल होती है, हमें जमात इस्लामी के लोगों की सपोर्ट हुँ, हासिल होती है, हमें इवन देन के पीटीआई के लोगों की सपोर्ट हासिल होती है, कि जो कि हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड की बड़ा वजह से, मुख़्तलिफ़ अपने बिहेवियर की वजह से और अपनी जो फैमिली की ट्रेडिशंस हैं उसकी वजह से हमें ये प्रिविलेज हासिल है सपोर्ट मिलती कि है। हम मल्टी सेक्टर से भी हम अपनी शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा चौधरी साहब ये भी बात हो गई, हम डायरेक्टली आपके मौजूदा जो सियासी करियर है उस पे आते हैं। आप तकरीबन 10 साल का ये पिछला जो टेन्योर रहा है सियासत का 2013 से 2013 में इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद 2018 में हुआ। इन 2 इलेक्शंस में आप जो है वो सरगोदा से मुसलसल 2 दफ़ा एमएनए मुंतखब हुए। 2 साल आप असेंबली में रहे।
इस दफ़ा के इलेक्शन में असेंबली में नहीं हैं, तो असेंबली को आप मिस तो करते होंगे। क्या मतलब फ़र्क महसूस करते हैं असेंबली में रहते हुए जो आपकी सियासत है या रहते हुए जो आपका लाइफ़स्टाइल है या असेंबली से बाहर जो आपका स्टाइल है, इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, मैंने जितना बतौर मेंबर नेशनल असेंबली मैंने लर्न किया, मैंने 10 साल फेडरल एजुकेशन में लर्न किया है। और मैं मशकूर हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का कि जिन्होंने मुझे 13 से 18 तक एजुकेशन कमेटी का मेंबर बनाया। और उसके साथ-साथ उन्होंने जो पीएसडीपी प्रोग्राम होता है कि हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ स्ट्रक्चर्स एंड कैंपस की रेस्टोरेशन के लिए होता है। तो मुझे जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इसके लिए मुंतखब किया हुँ, हुँ। और ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, बहुत सारे कैंपसेस को मैंने विज़िट किया। और उनकी जो वहाँ पे रेनोवेशन होती थी, जो वहाँ पे न्यू ब्लॉक्स बनते थे, जो वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन होती थी, तो मैं उनको ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइज़ करता था और मैंने उसमें अपना इनपुट देना। तो वहाँ पे हमने बड़ा काम किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये उस वक़्त का जो काम था, वो आज मेरे अमली ज़िंदगी में हुँ। उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। ठीक। सर, एक चीज़ जो मैंने बतौर सरगोदा का रिहायशी या सरगोदा का एक आप समझ लें वासी होने के नाते जो मैंने जिस चीज़ की कमी महसूस की है, वो ये किया कि हमें नेशनल लेवल पे, कौमी असम्बली की सतह पे, सेनेट के लेवल पे या आप कह लें सूबाई सतह पे भी देख लें और नेशनल टेलीविज़न्स पे भी देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, सरगोदा के जो नुमाइंदे होते हैं, सियासी नुमाइंदे, उनको मैंने बहुत कम देखा है जो सरगोदा की रिप्रेज़ेंटेशन वहाँ कर रहे हों। रिप्रेज़ेंटेशन से मुराद है कि वहाँ आवाज़ उठा रहे हों, बोल रहे हों, असेंबली के फ़ोरम पे। हमें कुछ बड़े प्रोमिनेंट फ़िगर्स हर जमात से नज़र आते हैं, जो नेशनल असेंबली में बोल रहे होते हैं, प्रोविंशियल असेंबली में बोल रहे होते हैं या नेशनल मीडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, उनके टॉक शोज़ में आ रहे होते हैं। सरगोदा से अगर मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो मुझे एक मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब जो हैं, वो नज़र आते हैं। या इसी तरह कोई 1-2 और नाम होंगे, मुझे तो अब नाम भी आप नदीम अफ़ज़ल चंद। हाँ, नदीम अफ़ज़ल चंद साहब, इस तरह के 2 नदीम अफ़ज़ल चंद साहब या काफ़ी अरसे से जो है वो भी गायब हैं। तो ये क्या वजह है कि सरगोदा के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, ये क्यों नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते या नेशनल असेंबली के लेवल पे सरगोदा की आवाम का मुकदमा उठाते? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत सवाल जो है ना वो आपने किया। शायद कभी किसी ने इस तरह ये सवाल नहीं किया और इसका जवाब भी जो मैं देने लगा हूँ, वो भी शायद किसी ने इस तरह का जवाब ना दिया होगा। हुँ, बिल्कुल, मैं आपको रियलिस्टिक मेरा जवाब है, जी। चूँकि मैंने हमेशा रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की है हुँ, और शायद इसी वजह से आज थोड़ा-सा इससे हट के बैठा हूँ कि बदकिस्मती से हमारे मीडिया पे उन लोगों को नुमाइंदगी मिलती है, उन लोगों को वहाँ पे बोलने का हक दिया जाता है या उन लोगों की प्रमोशन की जाती है, जिनका मैच फिक्स होता है। अच्छा। जो डिवाइडेड होते हैं वो अपनी पार्टी के साथ भी हुँ, और कुछ अदर लोगों के साथ भी वो अपना इंटरेक्शन, अपनी एफिलिएशन वो अटैच रखते हैं, हुँ, जिसकी वजह से वहाँ से उनकी ग्रूमिंग होती है, वहाँ से उनकी प्रमोशन होती है। वहाँ से उनको ये एटमॉस्फेयर जो है ना वो क्रिएट करके दिया जाता है कि आपने फलां मीडिया पे जाके, फलां टीवी पे जाके, फलां जगह पे जाके, फलां प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके आपने ये मखसूस शॉट लगानी है। हुँ, तो वो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के लोग होते हैं, उनको मीडिया का क्रेज़ होता है और वो मीडिया पे जाना पसंद करते हैं, जो अपनी बात को ट्विस्ट करने के माहिर हों, हुँ, जो जगह-जगह पे लोगों की बातों को जो है वो प्रमोट करने के लिए बैठे होते हैं। हुँ, जो आपका या मेरा या पब्लिक का एजेंडा नहीं होता, हुँ, जो उनकी अपनी सेल्फ क्रिएशन का या सेल्फ प्रमोशन का जो है वो एजेंडा होता है और वो इन वसाइल को इस्तेमाल करके बहुत आगे पहुँचते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो कोई जमात हो, वो कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हुँ, हुँ। वहाँ से कोई बंदा अपनी काबिलियत पे आगे नहीं आया। अच्छा। तो ये बदकिस्मती है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की, इमैच्योरिटी है कि ये सब जो हैं, ये सब प्रमोट किए गए लोग हैं। हुँ। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने बलबूते पे, अपनी काबिलियत पे वो वहाँ पे स्टैंड करता हो। ठीक हो गया, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में आपने इसको जवाब दिया। सर मैं डायरेक्ट आपकी मतलब मौजूदा जो इलेक्शन अभी रीसेंट जो इलेक्शन हुए हैं, उन पे आऊँगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपने इस दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों नहीं किया? मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वजह से। उनका थोड़ा-सा हुक्म था कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मैंने जिस तरह हालात थे
और जिस तरह पब्लिक का रिस्पांस था, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप पीटीआई की हमायत से इलेक्शन लड़े, आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से इलेक्शन लड़े, आप तमाम अपोजिशन जमातों की सपोर्ट से इलेक्शन लड़े। और मोमेंटम भी आपने देखा कि शहर का बन चुका था। लोग पीएमएलएन की क़यादत ने जिस शख्स को नामजद किया उसे वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। जिसकी वजह से शहर के जो वो लोग के जो शहर में इलेक्शन में एक मेन किरदार अदा करते हैं, तो उनका जोक दर जोक मेरे पास आना और इस बात का इजहार करना कि हमारी एफिलिएशन फलां पार्टी से है, मगर हम आपकी ज़ात के लिए आपके साथ खड़े हैं और आप इस इलेक्शन में आए। तो मैंने जब आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए अपना प्रोग्राम बनाया, और मैंने, आपको याद होगा कि भीमोर के निशान पे जो इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, बिल्कुल। तो मैं जुम्मा पढ़ के निकला हूँ, तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं, कोलीग हैं, एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपसे बात करनी है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का पैगाम मुझे जब मिला कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मैंने कहा जी ये मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके लिए एक नहीं 100 इलेक्शन कुर्बान है, चूँकि मेरे वालिद की जमात ये है, मेरी जमात ये है, हमने आज तक जितनी पॉलिटिक्स की है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से की है। अगर एक टर्म में मुझे पार्टी ने इलेक्शन नहीं दिया, तो मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूँ कि मैं अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दूँ, मैं अपनी जमात के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दूँ। हाँ, मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर बोलता हूँ विद इन पार्टी भी और पब्लिकली बैठ के, कि जो जमात का एसेट नहीं है, कि जो बाद में शामिल हुए हैं, जिन्होंने 17 जमातें बदली हैं। मैं उनको ना मुस्लिम लीग की समझता था, ना समझता हूँ, क्योंकि ये पैराशूटर हैं। ये आज नून लीग के हालात बेहतर हैं, तो आज ये मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही हैं। कल जब ये किसी और जमात की हुकूमत होगी, तो ये उसके सिपाही होंगे। तो किराए के मिस्त्रियों को, किराए के लोगों को, मैं उनको नहीं समझता कि वो किसी तौर पे भी किसी पॉलिटिकल जमात का हिस्सा है। बेसिकली वो लोग जो हैं वो मुफाद परस्त है। ठीक। बेसिकली वो लोगों का एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वसाइल को बढ़ाने का है, और वो आपने देखा होगा कि कल वो कहाँ थे और आज वो कहाँ है। ठीक। तो ये एक फ़र्क है बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, कि जिन लोगों ने अपनी वफादारियां बेची हैं, जिन्होंने अपने नज़रियात बेचे हैं, उन्होंने इनके इवज़ अपने मुफादात और अपने वसाइल को इंक्रीज़ किया है। ठीक। और यही वजह है कि मैं उस जगह पे आज भी वहीं पे हूँ, कि जिस घर में मेरे वालिद एमएनए थे, कि जहाँ पे वो रहाइश थे, आज भी मैं उसी घर में हूँ, और वही मेरा लिविंग स्टाइल है, और उसी तरीके से हमने यहाँ पे लोगों के साथ सर्व किया। 16 माह की जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो मुझे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एसएपीएम स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जब मुझे नामजद किया, तो मैंने इस शहर में एक भी दिन के लिए मैंने प्रोटोकॉल नहीं दिया। अच्छा, ये बड़ी उसकी बात है। उसकी वजह ये थी, यहाँ पे तो आप देखें मशीर प्रोटोकॉल लेके फिर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा। पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो है वो उनके प्रोटोकॉल पास लेके प्रोटोकॉल फिर रहे होते हैं, चेयरमैन लेवल के लोग जो है वो प्रोटोकॉल लेके फिर रहे होते हैं। तो मैं और मेरी फैमिली का ये खासा रहा है कि अगर आप अपने लोगों में नहीं जा सकते, तो फिर आपको सियासतदान सियासत नहीं करने का हक नहीं है। है। बिल्कुल दुरुस्त। फिर आपको ये सियासत छोड़ देनी चाहिए। दुरुस्त। आप अपने ही लोगों में अगर पुलिस के साथ, सिक्योरिटी के साथ, इदारों के साथ जब जाएंगे, तो फिर आप पब्लिक नुमाइंदे होने का हक अदा नहीं करते, तो फिर आपको ये पब्लिक पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। फिर आप अपने सेफ हाउसेज में जाके बैठे, फिर आपका पब्लिक से रिलेशन उस लेवल पे नहीं होता कि जो एक ट्रू पब्लिक पॉलिटिशियन या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पब्लिक फिगर हैं, जो पब्लिक में रहने वाले लोग हैं, तो मैं तो बड़ी इंजॉय की है मैंने अपनी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की शिप। मैं रेडी पे जाके चाय पीता था, अच्छा। मैं किसी भी ढाबे पे जाके वहाँ पे बैठ के दाल चावल जो है ना वो शौक से खाता था। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, अब भी मेरी रूटीन वैसे ही है जिस तरह मेरी उन आयाम में थी। ये एक बड़ा एक ट्रू स्पिरिट है उस अवामी नुमाइंदे की, जो अवाम के दरमियान बैठ सकते हैं और अवाम के दरमियान बैठ के उनके साथ खा पी सकते हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की। इस दफ़ा का जो इलेक्शन हुआ चाहे साहब, हमने पूरे मुल्क में देखा एक वेव थी पीटीआई की समझ लें, या थे तो वो आज़ाद ही लेकिन पीटीआई के नाम पे थे। तो सरगोदा में भी आप देख लें, अभी जो है उन्हीं के ही नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब हुए हैं।
तो क्या आप समझते थे कि अगर आप जिन नुमाइंदों को आपकी पार्टी ने नामजद किया उनकी जगह आप अगर इलेक्शन में खड़े होते तो आप जीत जाते सरगोदा में? उस वेव को भी आपने मद्देनजर रखना है जो इस दफा पूरे मुल्क में थी। मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, हम्म, अगर ये टिकट हामिद हमीद के पास होता पीएमएलएन का, या मेरी फैमिली के किसी भी किसी भी फर्क। शख्स के फर्द के पास होता, तो ये नवाज शरीफ की सीट थी और नवाज शरीफ की सीट ही रहनी थी। अच्छा। इसकी रीज़न मैं आपको बताता जी हूँ जी, बिल्कुल। कि ये मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ। हम्म, एक तो ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफाइल ये है कि लोगों तक हमारी इजी एक्सेस है। बिल्कुल ऐसी बात। और दूसरा, ये इलेक्शन जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो मैं लोगों को कहता था कि ये बिल्कुल फ्री इलेक्शन है, इसमें कोई पैसा नहीं चलना, इसमें कोई लोगों के साथ जो है वो आपका कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होना, क्योंकि हमें वो सारे एलिमेंट, वो सारे आंसर जो है ना वो नज़र आ रहे थे कि जिस तरीके से किसी मखसूस जमात को दबाया जा रहा था, जिस तरीके से उनका सियासी कत्लेआम किया जा रहा था। अब ये एबिलिटी बीइंग ए पॉलिटिशियन आपकी थी कि आपने क्या उस जमात के लोगों को कितनी स्पेस देनी है, स्पेस देनी, बिल्कुल सही। उनको कितना खोलने के लिए, खेलने के लिए एटमॉस्फेयर जो है उनके लिए देना है। जब आप सारा दिन पीटीआई के लोगों की लिस्टें बनाकर इदारों को देंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही बात है। फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर जब आप देंगे, आप अपनी मेहनत करेंगे और अल्लाह के ऊपर आपका मुकम्मल यकीन होगा, तो मैं आपको कहता हूँ कि कामयाबी आपकी यकीनी थी। ज़ाहिर है टांगे तो नहीं खींच सकते आप, किसी की टांगे खींच के ऊपर आने। जब सारा दिन आप ये देखें कि किसी गरीब आदमी को थाने में जब आप दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वो वॉइस रेज होती है। बिल्कुल उठती है। तो ये कुदरत का कानून है कि ये जो मौजूदा पीएमएलएन सरगोदा के टिकट होल्डर थे, ये मैं अक्सर अपनी क़यादत को ये कहता हूँ कि ये इतने अच्छे कैंडिडेट थे कि ये अकेले दौड़ के दूसरे नंबर पे आए हैं, कि इनका कंपटीटर ही कोई नहीं था। बिल्कुल इन्होंने अकेले दौड़ लगाई, फिर भी दूसरे नंबर पे। ये फिर भी दूसरे नंबर पे आए और सेकंड रनर अप तो इनके साथ था ही नहीं। सही। उनको इजाजत नहीं थी वोट मांगने की, उनको इजाजत नहीं थी झंडा लगाने की, उनको इजाजत नहीं थी अपने निशान पे इलेक्शन लड़ने की, उनको इजाजत नहीं थी कि वो किसी तरीके से भी पब्लिक गैदरिंग करते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितने मुस्लिम लीगी थे वो सब इनके स्टेज पे थे, जो मेरे साथ इलेक्शन लड़ते हैं सारी टीम इनके साथ थी, जिन्होंने आज तक मेरे लिए गली सड़कों पे वो FIR 780 के पर्चे जो है बर्दाश्त किए। मगर ये आपकी कायदाना सलाहियतें होती हैं कि आप किस तरह लोगों को लेके चलते हैं। उनको एंगेज। जो कप्तान होता है वो हमेशा टीम के लिए सक्सेस स्टोरी जो है वो बनता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो उस कप्तान का फेलियर मैं समझता हूँ कि क्या वजूहात थी कि डॉक्टर जुल्फकार भट्टी यहाँ से जीत गया, क्या वजूहात थी राना मुनव्वर गौस यहाँ से जीत गया, क्या वजूहात थी कि सफदर शाही जिसका पहला ये इलेक्शन था पीएमएलएन की तरफ से, वो जीत गया, जिनके खिलाफ इन तमाम सियासी मुसाफिरों ने ये कैंपेन की थी कि वो पैराशूटर है, कि अगर वो पैराशूटर जीत गया है तो फिर आपकी क्या हकीकत है। आप तो साथ साथ इलेक्शन लड़े हुए हो और जिंदगी में आपने एक इलेक्शन जीता है। क्या वजह थी कि आजम संधू जो है वो इलेक्शन जीत गया, क्या वजह थी कि डॉक्टर मुख्तार भरत इलेक्शन जीत गया, सुहेब भरत इलेक्शन जीत गया, मियाँ इकराम इलेक्शन जीत गया। देखें, जिन लोगों ने सिंसेरिटी के साथ पीएमएलएन के स्टेज पे और इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ा, सियासत को सियासी अंदाज, सियासी माहौल में इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने उनको कामयाबियां दी। आसम शेर मेकन का नाम आपके सामने है कि उसका ये पहला इलेक्शन था। इसी तरह हमारे बलोच साहब जो हैं, उनका ये दूसरा इलेक्शन था और उन्होंने लड़ा और अल्लाह ने उनको कामयाबी अता की। यानी कि पूरे का पूरा सरगोदा का जो ये एरिया है इसमें नून लीग जो है वो नून लीग ने डोमिनेट किया है। बिल्कुल ऐसा। अगर कोई शख्स इलेक्शन हारा है तो वो ये ब्लेम गेम ना करे कि इमरान खान का यहाँ पे स्लैब था, उनकी वेव थी, वो ये माने कि उनकी नाकामी थी, वो अपनी फील्डिंग लगाने में नाकाम हुए, वो अपना इलेक्शन बनाने में नाकाम हुए। ये सरगोदा वो है कि इसने हमेशा हाकिम वक्त को ललकारा है। ऐसे ही है। तो इसने हमेशा, जब मेरा इलेक्शन था 2018 में,
तो मैंने जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा कि बहुत कम लोग जानते हैं, जो मैं आज आपको ऑन एयर बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ जो कि हाउस वाइफ हैं, उन्होंने 55 जलसे जो है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किए वाह, और लोग नहीं जानते। अच्छा। तो जब उन्होंने ये जलसे किए, 55 जलसे उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किए, उसकी वजह ये थी कि मैंने ये प्लान किया था कि मेरा मुकाबला एक लेडी डॉक्टर से है और उसके पास ये एज हासिल है कि वो लेडीज में जाके कन्विंसिंग कर सकती है कर सकती है। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बीइंग ए पॉलिटिशियन इस सारे स्केच के ऊपर, सारे इलेक्शन के ऊपर नज़र रखी, तो मुझे ये कमी फील हुई कि वहाँ पे जो औरतों में कैंपेन का सिलसिला है वो मेरी तरफ से नहीं है। तो मैंने फिर अपना उस जो सेगमेंट था उसको मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया कि मेरा बेस्ट लाइफ पार्टनर जो है वो मेरा स्पोक्समैन बन सकता है, वो जबरदस्त। मेरी तरफ से वहाँ पे जाके मुझे इंट्रोड्यूस करवा सकता है, वो मेरी काउंसलिंग कर सकता है, वो मेरी वहाँ पे जाके रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो कर सकता है, कि जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2018 का आप इलेक्शन उठाएं बिल्कुल ऐसा। तो आप देखेंगे कि सरगोदा की खवातीन, माओ, बहनों, बेटियों ने सरगोदा की उस बेटी के मुकाबले में मुझे ज़्यादा वोट दिए। ऐसा ही है। तो ये जब आप इन चीज़ों को प्लान आउट करते हैं, जब आप इन चीज़ों को, इलेक्शन को आप जब हर एंगल से वॉच करते हैं, तो मुझे बताएं जब 2024 का इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो ट्रस्ट प्लाजे में क्यों आपको वोट मांगने नहीं दिए गए? बिल्कुल ऐसा ही है। वो शहर के जहाँ के बच्चा बच्चा हमें जानता है, बच्चा बच्चा नून लीग का है, तो वहाँ पे आपके साथ ये हालात हो। वो वीडियो जब आप सब बुली किया गया। जब आप अपने उस जगह पे आए जिसको हम समझते हैं कि शरबत चौक, मुस्लिम बाजार, 12 ब्लॉक चौक, पढ़े नूनली। ये पीएमएलएन का हब है। बिल्कुल ऐसा। अगर वहाँ पे आपको गंदे पानी के शॉपर पड़े, अगर वहाँ पे आपके खिलाफ जो है ना वो कैंपेन लॉन्च हो और आपकी ये क्रेडिबिलिटी हो कि आप विनिंग जमात का टिकट लेने के बाद यार आप पब्लिक में ना जा सकें, आप दुकानों पे जाके लोगों से वोट ना मांग सकें, आप लोगों के साथ जो है वो अपनी पार्टी का और लीडरशिप का जो है एजेंडा लेके उनके सामने ना पेश हो सके, तो फिर नाकामी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। सर बड़ा मुफ़स्सिल और बड़ा तसल्ली बख्श आपने जो है वो जवाब दिया। आपने तज़किरा ख़ुद भी किया, हमने भी आपके बारे में पढ़ा कि आप जो है वो मेयर भी रहे। ज़ाहिर है मेयर आप मुंतखब होते हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के नतीजे में। तो एक मेरे ख़्याल में उस टाइम आप मेयर रहे और उसके बाद 2015 में आप ही की जमात ने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए। वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और उसके बाद या उससे आगे पीछे हमें लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हुए पूरे मुल्क में नज़र नहीं आए। सर क्या वजह है जमातें जो हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन क्यों नहीं करवाती? इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी तक तो 77 सालों में हम बदकिस्मती के साथ कि लोकल बॉडी की अफादियत को हम समझ ही नहीं सके। लोकल बॉडी बेसिकली सियासत की वो पनीरी है जहाँ पे आपको सियासी किरदार, सियासी लोग, उनकी तामीर और तरबियत जो है वो वहाँ से होती है। वहाँ से लोग ग्रूम होते हैं, वो काउंसलर बनते हैं, वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो मेयर इलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो लेजिस्लेटिव असम्बली का हिस्सा बनते हैं। वो एमपीए का जो है ना वो हलफ लेते हैं, वो एमएनए का हलफ लेते हैं, वो सेनेटर का हलफ लेते हैं। बेसिक जो नर्सरी है वो हम लोगों ने उसको बिल्कुल कोलैप्स कर दिया है और यही वजह है कि आप देखेंगे कि हमारी बदकिस्मती है कि सियासी उफक पे वो चांद नज़र आते हैं जो आर्जी तौर पे चढ़ाए जाते हैं सही है। और वो चांद गरूब भी जल्दी हो जाता है उसको, चूँकि वो चढ़ाना भी किसी के मर्जी और मंशा के मुताबिक होता है और उसका उतरना भी किसी की मर्जी और मंशा के मुताबिक होता है। जब कोई चीज़ अपने नेचुरल फ्लो से राइज करेगी तो उसका डाउनफॉल भी नेचुरल फ्लो के साथ आएगा, वो सडनली नहीं आएगा। बिल्कुल दुरुस्त। आप देखें वो लोग जिन्होंने सियासत में कंट्रीब्यूट किया है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक नाम बनाया है, स्टूडेंट लीडरशिप से लेके आज तक उनके किरदार में बहुत सारे ऐसे एपिसोड आए होंगे कि लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया होगा, लोगों ने उनको अच्छा या बुरा भी लिखा होगा, मगर उसके बावजूद उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनके जो काम है वो बोलते हैं और लोग उनसे वहाँ पे मोहब्बत करते हैं। ठीक हो गया। सर डायरेक्टली हम जो है ना वो अब सरगोदा को जो आपने 2 टेन्योर में सर्व किया है बतौर मेंबर नेशनल असेंबली, उसकी हम जो है ना वो कुछ कारकर्दगियों पे आते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि आप 2013 में जब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मुंतखब हुए, तो उस दौरान उसकी उस टेन्योर में
जितने बजट पास हुए, असेंबली में पेश हुए, उसके अंदर से आपने सरगोदा के लिए कितना बजट जो है वो मुख्तस करवाया अपने पहले दौर के अंदर? ये आपने वो सवाल किया है जो मैं ख्याल शायद मेरी शख्सियत में, मेरी पर्सनैलिटी में ये वो मिसिंग पर्सन्स के तौर पे जो है ना वो हमेशा उलझता रहा है। तो ये मैं आपको बताऊं कि सरगोदा में हमने कैंट की जो पॉकेट है 49 टेल, बिल्कुल ऐसे ही। जो हमारा फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने 24 कॉलोनियों को, आज भी आप जाके देखें वहाँ पे लोग मीठा पानी या मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के तवस्सुत से पी रहे हैं, या आपके इस भाई की वजह से वहाँ पे आज भी मीठा पानी और हुँ, साफ पानी वो पी रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट अपने सिटी के अंदर यहाँ पे मीठा पानी का वो यहाँ पे शुरू किया था, सुलेमानपुरा, इस्तकलालाबाद, फैक्ट्री एरिया, बाऊ माला, हुँ, और इसके साथ गुलशन कॉलोनी, सोसाइटी कॉलोनी, कॉरपोरेशन टाउन, ये सारे इलाके में हमने पानी का पाइप, और ये तकरीबन 27 करोड़ रुपए की स्कीम थी, ठीक है। उसको रन करवाया। तीसरा मेरा प्रोजेक्ट था कि हमने गिल वाला जो मेन सीवर लाइन थी तो ये शुरू करवाई, चूंकि गिल वाला और उसके मज़ाफ़ात जो जौहर जौहर कॉलोनी, वो कॉलोनी है, बाकी कतवा ग्रीन टाउन कॉलोनी, है, कटबा दीन टाउन। कॉलोनी है, टवाना पार्क है, इन सब, मुबारक कॉलोनी है, उसके एडजेसेंट जितनी भी मियाँ मोहम्मद कॉलोनी है, छोटी छोटी जी, वहाँ जी, पे ऐसे ही। मुस्लिम टाउन है, तो काफ़ी कॉलोनियों का काम जो है वहाँ पे जब देखते थे तो हमें खुद ये फील होता था। और वहाँ पे नेचुरली जो जाके आप देखें ना कभी मिल्लत कॉलोनी वाला रोड जो है, या वहाँ से मुजाहिद कॉलोनी वाला जो रोड है जो गिल वाला से जा रहा है, तो उसके एक गली में दो चर्च हैं। ऐसे ही, बिल्कुल तो 2। उस चर्च का 40-44 सालों में मैंने कभी उसको खुश्क नहीं देखा। ऐसे ही है, वहाँ तो पानी। हमने वहाँ पे जब से इस प्रोग्राम को वहाँ पे लॉन्च किया 2013 हुँ, से अवाइल में, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब आप जाएँगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल सीवरेज का पानी जो है वो आपको ड्राई मिलेगा। ठीक है। तो ये वो सीवर लाइन थी कि जो हमने यहाँ पे की। फिर उसके बाद जब हमारा 2017 का फ़ेज़ शुरू हुआ, तो हमने तकरीबन सवा अरब रुपए के साथ यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया कि जिसमें जो 5 डिस्पोज़ल थे सरगोदा के, हुँ, उसकी अपलिफ्टिंग थी, अपग्रेडिंग थी। उसमें जो मशीनें थी उसको बेहतर करने के लिए हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया। फिर हमने सरगोदा की स्ट्रीट लाइट जो है उसको डेवलप किया। फिर जो एग्जिस्टिंग सेवरेज था उसकी डिसल्टिंग के लिए मैंने फंडिंग दी और उसकी वहाँ पे हमने डिसल्टिंग करवाई। फिर मैंने सरगोदा के लिए 77 सालों में सरगोदा सिटी के लिए कोई भी शख्स ये काम नहीं कर सका, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बतौर एमएनए किया। वो ये था कि सरगोदा जब भी गैस का इशू आता था, नेशनल हुँ, क्राइसिस आता था, तो हमें ये पता चलता था जी कि इस्लामाबाद फैसलाबाद में लोड हुँ, शेडिंग हुई है, वहाँ पे गैस की लोड शेडिंग है, लिहाजा उन्होंने वो हमारी सप्लाई लाइन जो है वो काट बंद दिया, कर दी है। बंद कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सरगोदा में जो गैस की आमद है, वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ कि यहाँ पे मेरे ऊपर एक मर्तबा एमपी पुलिस मुझे जो इसकी एयर फोर्स की पुलिस है वो गिरफ्तार करने के लिए आ गई। अच्छा। तो मैं वहाँ पे अपने लोगों के साथ अल नूर कॉलोनी 49 टेल पे हुँ, खड़ा था। हुँ, वहाँ पे कोई 200-250 लोग मेरे साथ खड़े थे। तो मेरा गैस के डिपार्टमेंट के लोगों के साथ ये उस वक़्त झगड़ा था। हुँ, मैं ये कहता था कि आपने मेरे शहर की गैस का वॉल्व बंद नहीं करना। अच्छा। तो मैं उनको बंद नहीं करने दे रहा था। हुँ, वो सरगोदा बेस के लिए, हाँ, वहाँ से। उनको गैस देने के लिए वो हमारा शहर का जो गला जो है वो दबा देते थे। हुँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये वॉइस रेज़ की और झगड़ा किया। फिर इस पे उन्होंने मेरी शिकायत, जो एयर चीफ थे उस वक़्त के, उन्होंने मेरी शिकायत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को लगाई। तो मैंने वहाँ पे उस शिकायत को फ़ेस किया। अच्छा। मैंने कहा, मियाँ साहब, ये आपके सामने बेस कमांडर सरगोदा बैठे हैं, हुँ, आपके सामने एयर चीफ बैठे हैं, आपके सामने हमारे एसएनजीपीएल के जो है हाँ, वो। वो जीएम वहाँ पे बैठे हैं, और हमारा आरम सरगोदा वो भी बैठा है। मैंने कहा, जी आप आरम सरगोदा से ये पूछें कि मैं बेस के जो पॉइंट है उसके ऊपर था या मैं सरगोदा वाले पॉइंट पे था।
उन्होंने कहा जी सरगोदा वाले पॉइंट पे। तो मैंने कहा फिर मैं बेस की गैस कैसे बंद कर सकता हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका वॉल कहाँ पे लगा हुआ है। ये ज़रूर पता है कि सिटी का वॉल कहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं वहाँ पे खड़ा इसलिए था कि मैंने इनको सिटी की वॉल जो है वो बंद करने की इजाज़त नहीं दी कि हमारे हिस्से में जो 10 घरों की गैस आए, हमारे हिस्से में 100 घरों की गैस आए, आप हमें गैस हमारी बंद नहीं करेंगे। तो मैं मशकूर हूँ अपनी लीडरशिप का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ये तो आपकी शिकायत मेरे साथ करने के लिए आए थे। मैंने कहा जी ये शिकायत गलत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने बेस की गैस बंद की, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शहर की गैस नहीं बंद करने दूँगा। तो ये मिसकंसेप्शन थी इनको। वहाँ पे वो उन्होंने मुझे एप्रिशिएट भी किया कि आपने अपने पब्लिक नुमाइंदे होने का हक अदा किया, और मुझे शहर को उन्होंने जो एक बड़ा गिफ्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया, वो ये था कि उन्होंने गैस की जो मेन स्ट्रीम लाइन थी चक 29 झाल पे, लाहौर रोड पे, तो वहां से हम नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक हुए, और 1 अरब 25 करोड़ रुपए के साथ मैंने वो पूरी पाइपलाइन यहाँ पे अम्बाला कॉलेज पे उसका आके जो है ना एंडिंग पॉइंट ये बना है। तो ये सारी पाइपलाइन मैंने वहाँ पे डलवाई, और डलवाने के बाद फिर आखिरी साल के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो मैंने उनसे इसकी इनाग्रेशन करवाई। ठीक, अच्छा। उनसे इनकी इनाग्रेशन करवाई। तो ये आज सरगोदा में जो 90% गैस के मसाइल हल हुए हैं, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बड़े कर्व से कह सकता हूँ कि ये पीएमएलएन के दौर में हुए हैं, और वो हमने किए। फिर इसके बाद और दीगर हमारे डेवलपमेंट के मामलात थे कि उसमें आखिरी साल आपको पता है कि जुडिशरी का जो उस वक़्त शब खून जुडिशरी ने मारा, और जितनी हमारी डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करना था, आखिरी साल चूंकि इलेक्शन की आमद होती है और ज़्यादा काम है वो अपने पाए तकमील को पहुंचते हैं, ज़्यादा स्पीड अप होता है, ज़्यादा फंडिंग आखिरी साल में जो है वो लगती है, ताकि लोगों को फ्रेशली नज़र आए कि यहाँ पे कितने काम हुए हैं और किस वो एक रेस लगी होती है ऐसे ही। तो उसमें ये रेस लगी, और मैं ये समझता हूँ कि उस रेस में हम थोड़ा सा पीछे रह गए। मगर मैं ये आपको यकीन से कहला सकता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के दौर में जितनी डेवलपमेंट पीएमएलएन ने सरगोदा में की है वो कोई जमात नहीं कर सकी। ठीक है। लज्जाना बस स्टैंड अगर बना है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में बना है। डीएचक्यू नया हॉस्पिटल बना है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में बना है। अब जो ओवरहेड ब्रिज, जो कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई का इनिशिएटिव था, अंसर मजीद का इनिशिएटिव था, मगर उसकी ग्राउंड पे कोई वर्किंग नहीं हुई। हमने जब हमारी गवर्नमेंट आई और 16 माह के उस कलील अरसा में, तो हमने इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये शहर की नीड था, ऐसे ही। तो इसको अडॉप्ट किया। अब आप देखें, मेरे कायद की बेटी मरियम नवाज, उसने उस कलील अरसे में ये दोनों प्रोजेक्ट, एक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, एक 47 पुल ओवरहेड ब्रिज जो है, कि इन दोनों को बड़े कलील अरसा में सरगोदा में उन्होंने पाए तकमील तक पहुंचाया, और ये बावर किया कि जो शहर की ज़रूरत होगा, जो लोगों के मुफाद के लिए प्रोजेक्ट होंगे, वो गवर्नमेंट किसी की हो, वो इनिशिएटिव किसी का हो, मगर हम शहरियों के मुफाद के लिए किए गए काम जो है वो उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम उससे पीछे नहीं रह सकते। तो पीएमएलएन ने जितनी भी ग्रोथ यहाँ पे की है, अल्लाह के फजल और करम से वो कर रहे हैं। अब भी मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक वो हर यूनियन काउंसिल में, हमारे उमर फारूक साहब हैं जो सीईओ कॉरपोरेशन है, वो जा रहे हैं लोगों से, उस पे वो फीडबैक ले रहे हैं, सेवरेज, मीठे पानी और सड़कों के हवाले से वो अपनी एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बना रहे हैं। अच्छा। अब देखेंगे कि अगले 2 साल में आपको सरगोदा बदलता नजर आएगा। इंशाल्लाह। सरगोदा में इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव चेंज आएगी। सरगोदा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये वो बहुत बड़ा। पीएमएलएन के दौर में, अभी उसकी इनॉग्रेशन मेरे कायद की बेटी मरियम नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और ओवरहेड ब्रिज और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, तीनों प्रोजेक्ट का इफ्तिताह इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत करेगी, और इंशाल्लाह मरियम नवाज साहब अपने
बदस्त जो है ना इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। आपने जो जितने सवालात थे आपके दौर में होने वाली डेवलपमेंट्स या जो आपने सरगोदा को सर्व किया, उस पे बजाय इसके कि मैं इंडिविजुअली क्वेश्चन करता, आपने इकट्ठे एक ही दफ़ा सारों का जवाब दे दिया। मैं फिर इसमें इसमें एक चीज़ का मैं ऐड अप करूँगा, इसमें अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैं यहाँ पे वक़्त की कमी के बायस, जैसे कब्रिस्तान की चारदीवारी हैं, जैसे फार्म टू मार्केट रोड्स हैं कि सरगोदा में कितने किलोमीटर बने हैं। इसी तरीके से मिसिंग क्लासरूम्स की जो कैंपेन थी, जो वो उस वक़्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने चलाई, वो हमने बड़ी खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल की। फिर मैं एक और बड़ा एहसान कि सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो आज आपको फेस नज़र आ रहा है, मैं इस पे एहसन इकबाल साहब का और मियाँ नवाज शरीफ साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन पे यहाँ पे इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, जो यूनिवर्सिटी तो एक जस्ट कॉलेज था, उसके बाद उसकी जो कैपेसिटी, जो उसको टाइटल मिला वो यूनिवर्सिटी का मिल गया, मगर उस तरीके से उसके इदारों को फंडिंग ना हो सकी, इदारों की प्रमोशन ना हो सकी। आज जितना डिजिटलाइज आपको यूनिवर्सिटी का कैंपसेस और ये सारा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये अल्लाह के फजल से 3 लोगों की मरोने मेहनत है। एक एहसन इकबाल साहब और एक मेरे कायद, ताहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और एक मुझ नाचीज़ का, कि जिन्होंने 1 अरब और 30 करोड़ रुपए का एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आए, जिसमें हमने तमाम इंस्टीट्यूशन को डिजिटलाइज किया और तमाम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, जो उसमें टैबलेट गैजेट थे, वो हमने चेंज किए। और आज वो फेस, वो यूनिवर्सिटी आपको नज़र आती है कि शायद ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है, जो जो हमारे बाकी शहरों के साथ हमें कंप्लीट कर रही है। ठीक है। अच्छा, इसी में यूनिवर्सिटी का तज़किरा आ गया तो मैं इसी हवाले से एक सवाल रखता चलूँ कि आप देखें कि हमारे इस पूरे डिवीज़न में एक ही आप समझ लें नेशनल लेवल की एक यूनिवर्सिटी है या जामिया है। हमें मतलब अपनी पूरी डिवीज़न में कितनी बड़ी हमारी डिवीज़न है, लोग यहाँ मियाँ वाली से पढ़ने आते हैं, कभी वो बलूचिस्तान से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे हैं, मतलब दूर-दराज़ के इलाकों से आते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी है हमारे पास। इसके अलावा और यूनिवर्सिटी क्यों ना बन सकी? आप मतलब 2 टेन्योर आपके पास रहे हैं। उसके अलावा अभी भी चलें आपका टेन्योर नहीं है, लेकिन आपकी हुकूमत भी है अभी, और ज़ाहिर है आपकी अप्रोच भी है सीएम तक भी, पीएम तक भी। अभी भी उसके अलावा सरगोदा यूनिवर्सिटी के अलावा कोई और तालीमी इदारा इस तरह का क्यों ना बन सका? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। सरगोदा में अभी भी ख़वातीन यूनिवर्सिटी का, चिल्ड्रन मेडिकल हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल का, ट्रॉमा सेंटर का अभी भी स्कोप मौजूद है। बिल्कुल है। और ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। ठीक। इंशाल्लाह ताला पंजाब की बेटी, हुँ, पंजाब की माँ मरियम नवाज शरीफ के अव्वलीन एजेंडे में हुँ, ख़वातीन यूनिवर्सिटी सरगोदा का वो टारगेट है। चलो। इंशाल्लाह ताला अभी ये बेसिक नेसेसिटी चीज़ें करने के बाद हम इंशाल्लाह ताला इस ख़वातीन यूनिवर्सिटी के लिए भी काम हो रहा है। हुँ। जल्द या देर इंशाल्लाह आपको इसकी अनाउंसमेंट मिलेगी। आपके जब आप वो अपने सारी वो चीज़ें बता रहे थे उसमें एक चीज़ का तज़किरा आया, मैं उस हवाले से सवाल रखता चलूँ। मैं आज से 10-12 साल पहले सरगोदा में आया था। मेरा शहर है इलाका शाह निकदर, आपने नाम सुना होगा। वहाँ से मैं आया था यहाँ पढ़ने के लिए। तो उस टाइम जब मैं शुरू-शुरू में आया था तो मुझे सरगोदा में कोई 1-2 इशारे जो थे ना, ये ट्रैफ़िक इशारे, ये किसी जगह जलते हुए नज़र आते थे। लेकिन वो इतने खस्ता हाल हुए हैं कि आज 2025 में जब इंडिया जैसे मुल्क और दीगर बहुत से ऐसे, मैं पढ़ रहा था कि भूटान जैसे मुल्क और इस तरह के मुल्क, उन्होंने जदीद किस्म के अपने ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के इशारे जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं। सरगोदा जैसा शहर आज भी इशारों से महरूम है। हम देखते हैं ये अपना ये जो हमारा ओवरहेड ब्रिज है पुल, इसके नीचे 1-2 इशारे लगे हुए हैं, खस्ता-हाली का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे कभी इक्का-दुक्का वो चल जाते हैं। वो भी जब किसी सरकारी ऑफ़िसर ने, बड़े ऑफ़िसर ने आना हो या सीएम साहिबा ने आना हो या किसी भी बड़े सरकारी अफ़सर ने आना हो तब वो जलते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट टाउन चौक में हमने इशारे देखे थे। वो भी जब बचपन में कभी मुझे दादा-अबू यहाँ सरगोदा लाया करते थे तो मैं वो कोई जलते हुए देखता था। आज वो इशारे खस्ता-हाली का शिकार हैं। इसी के साथ ही मैं ट्रैफ़िक के हवाले से एक और सवाल साथ जोड़ता चलूँ, आप दोनों को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो ये है कि सरगोदा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम के हवाले से बहुत सेफ़ेस्ट है। ठीक है? यहाँ क्राइम की रेशो बहुत कम है। यही वजह है कि यहाँ हमारी पुलिस फ़ोर्स जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, बाकी सारी चीज़ें भी। जितना बदतरीन ट्रैफ़िक का सरगोदा का निज़ाम है, जितनी बदतरीन ट्रैफ़िक जैम सरगोदा में होता है, मैंने इतना बदतरीन ट्रैफ़िक जैम शायद लाहौर में भी मेरा चक्कर लगो, मैंने वहाँ भी नहीं देखा। इंतहाई मतलब बुरे ही हालात हैं ट्रैफ़िक के। और इस हवाले से जो मैं अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट इस हवाले से रखता चलूँ, वो ये मैं रखता हूँ
कि मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त होते हैं ना, जब हम ट्रैफ़िक का ये देख रहे होते हैं, इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं या हम सफ़र कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल पे, तो हम जहाँ देखते हैं ना ट्रैफ़िक जैम है एक जगह, तो मैं अपने साथ जो मेरा दोस्त बैठा होता है ना, मैं उसको एक बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ, "यार तुम ना नोट करना है तुमने, यहाँ तुम्हें कहीं न कोई ट्रैफ़िक पुलिस वाला खड़ा ज़रूर मिलेगा।" मतलब जहाँ पुलिस वाला खड़ा नहीं होगा, वहाँ ट्रैफ़िक स्मूथली चल रही होगी, किसी भी रोड पे चले जाएँ। जहाँ ट्रैफ़िक पुलिस वाला हमें मिलेगा, वहाँ हमें ट्रैफ़िक जैम मिलेगा। तो ये 2 जो मतलब मेजर मसले हैं, एक इशारों का ना होना, जुड़े ट्रैफ़िक से ही हैं, और दूसरा ये ट्रैफ़िक जैम का मसला। ये आप भी 2 टेन्योर में रहे, उसमें क्या सूरत-ए-हाल थी ट्रैफ़िक की, ठीक है? इशारे तो मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ, उस वक़्त भी 2018 का आपका टेन्योर था, उसमें भी नहीं थे। अभी भी उनकी खस्ता-हाली है। तो इस हवाले से आप क्या अच्छा देखें, ये जो 3-4 आपने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, एक आपने ट्रैफ़िक सिग्नल का बिल्कुल। पॉइंट आउट किया है, दूसरा आपने ट्रैफ़िक के फ़्लो का हुँ, पॉइंट आउट किया है, तीसरा आपने जो है यहाँ पे जो बेहंगम और मशरूम ग्रोथ की वो वेव चली हुई है, वो आपने उसको हाइलाइट किया इसमें अपने पूरे। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। ठीक है। मैंने बारहा अपनी सरगोदा की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बारहा कहा है, और अपनी हुकूमत में भी और आज भी। तो मैं ये दावा करता हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस तरह प्रोएक्टिव नहीं है जैसे लाहौर की हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिवली चीज़ों को कंपाइल करने में अपनी सलाहियतों को बुरे हुँ, कार लेकर आती है। ठीक है। देखें, यहाँ पे सरगोदा को समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने मरियम साहबा के वीएन के मुताबिक, चीफ मिनिस्टर पंजाब के वीएन के मुताबिक तजावुज़ात के खिलाफ कैंपेन शुरू की। हुँ, अब तजावुज़ात में आपने दुकानदार को तो ले गए हैं, आप बिल्कुल उसके डोर स्टेप पे ले गए हैं। ठीक है। बहुत अच्छा किया। आपने वहाँ से रेडियो को, फट्टों को रिमूव कर दिया। चले, मैंने आपको इस पे भी अप्रिशिएट कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि मैं गुजरने वाला हूँ, आप गुजरने वाले हैं, आप या मैं मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो क्या हमें रास्ता वहां से मिल रहा है? क्या वो वहां पे जो हर्डल मुझे पेश आ रही थी रेडी खड़े होने के बाद भी, हुँ, फट्टा लगने के बाद भी, तो मैं आज भी उसी कंडीशन से नहीं गुजर रहा? हुँ, तो समझने की बात यह है कि पूरे सरगोदा में पार्किंग प्लाजों की कमी है, ठीक है, पूरे सरगोदा में पार्किंग एरियाज की कमी है, ठीक है। पूरे सरगोदा में जो चिंची की मशरूम ग्रोथ है हुँ, उसको कैटर फॉर करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मैं इस बेहंगम जो है ट्रैफ़िक के अंदर, आप मुझे बताएँ नूरी गेट पे क्या ज़रूरत है इंतज़ामिया को वहाँ पे अड्डों की इजाज़त देने की? हुँ, ठीक है। इस शहर में हमारे तो पहले ही मसाइल इतने ज़्यादा हैं, फिर आप लोग ऊपर से वहाँ से ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं। आप इस शहर को गंदा करने के लिए आप अभी तक आप चले जाएँ, सब्ज़ी मंडी चले जाएँ, गल्ला मंडी चले जाएँ, तमाम बड़ी व्हीकल्स वो पैसे दे के शहर में आ जाती हैं। तो वो उसमें कोई भी सियासी मसला नहीं है। मेरे कहने पे वो 1 ट्रक को इजाज़त दे देंगे, हुँ, मेरे कहने पे 2 को दे देंगे, 3 को दे देंगे। जो बीसियों ट्रक रोज शहर में इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो वो तो किसी खास लोगों को पैसे देने के बाद ही वहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर तीसरा मसला जो शहर के खूबसूरती को ख़राब कर रहा है, वो शहर के कातल डंपर हैं, मैं बिल्कुल ये मेरा सवाल था। जो शहर में दाखिल हो रहे हैं। और मुझे बताएं कि आप मंशियात के खिलाफ तो कैंपेन करते हैं, आप बाकी चीज़ों के खिलाफ तो कैंपेन करते हैं। हुँ, शहर में जितने बच्चों की अमवात हो चुकी हैं डंपर्स की इन वजह से। डंपर्स की वजह से, बिल्कुल। हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से, या हैवी व्हीकल की वजह से, मुझे बताएं ये कौन से लोग हैं कि जिनकी गाड़ियां विद इन 1 वीक रिलीज भी हो जाती हैं, जिनको कोर्ट से बेल आउट जो है वो मिल जाता है, ऑर्डर भी मिल जाता है, जिनके साथ पूरे लोग, पूरी कम्युनिटी स्टैंड करती है। अभी मैंने कुछ दिनों से देखा जो सरगोदा में बदलाव, हुँ, जो सरगोदा के शहरियों के रवैयों में इश्ताल अंगेजी देखी, तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ हुँ, कि चलें सरगोदा के लोग अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। खड़े होने लगे हैं। हुँ, उन्होंने कैंपेन लॉन्च की है। जो मेरे ही कोलीग्स हैं, हुँ, जो मेरे ही पार्लियामेंटेरियन हैं, वो के मुझे उनकी इज्जत अपने से ज़्यादा अजीज़ है, मगर उसके बावजूद पॉलिटिकल लोग इस मैच्योरिटी को, इस वेव को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कम से कम, इंतज़ामिया तो ब्लैकमेल हो सकती है सियासतदानों से,
सियासतदान तो ब्लैकमेल हो सकते हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंसर से, बड़े लोगों से, ताजरों से, अवाम नहीं होता। अवाम तो नहीं होगी। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों ने इसको कंडेम किया और वेव चलाई। तो मैं उन तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को आपके तवज्जुद से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो जुर्रत हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में नहीं थी, वो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने वो काम कर दिखाया है कि पहली मर्तबा सरगोदा में एक कैंपेन लॉन्च की, और मैं उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा आपके तवज्जुद से कि यही कि किसी भी डेमोक्रेटिक माशरे का हुस्न है कि आप उसकी खामियों को, आप उसकी खूबियों को हाईलाइट करें ताकि एक बेहतर माशरा तश्कील पा सके। तो ये सब आपने खुद ही इशारा कर दिया ये तजावज़ात वाला। इस हवाले से जो मेरे तक एक खबर पहुंची, या आप समझ लें जो मेरे सोर्सेज के थ्रू मुझे चीज़ पता चली, वो ये पता चली, और मैंने बज़ात खुद भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि सरगोदा की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ना, उनमें आपके जो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वैसे तो सबके साथ ही होंगे, लेकिन ज़्यादा आपके जो क्लोज़ रिलेशनशिप्स हैं, वो सरगोदा के ताजरों के साथ हैं। सरगोदा की ताजिर कम्युनिटी आपके साथ भरपूर, सियासत की जब बात आती है, इलेक्शंस की बात आती है, तो उनकी सपोर्ट आपको हासिल होती है। आप भी उनके साथ, आप बल्कि हमें बाज़ारों में ताजिरों से मिलते हुए भी नज़र आते हैं, आप उनकी खुशी-गमियों में भी शिरकत करते हैं। तो जब ये तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, तो ताजिर काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट थे, इसको मतलब तजावज़ात को हटाने के लिए। तो आपका किस हद तक इन्फ्लुएंस था उनके इस ऑपोज़िशन के पीछे? कि वो जो अपोज़ कर रहे थे कि हम बड़ी तजावज़ात नहीं हटाने। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। इसमें हमेशा जब भी कोई नया डीसी, नया कमिश्नर, नया असिस्टेंट कमिश्नर, हुँ, नया सीओ तैनात होता है, तो उसको 2-3 जुमले वहाँ के जो नालायक और करप्ट लोग हैं उन इदारों के, तो वो उनके ज़हन में डालते हैं जी यहाँ पे जितनी तजावुज़ात आपको मिलेगी, या अराई तजावुज़ात में मिलेंगे, या कम्बोह तजावुज़ात में मिलेंगे, या राने तजावुज़ात करते हुए आपको पाए जाएँगे। हुँ, हुँ, तो मैंने हमेशा इंतज़ामिया से ये बात की है, हुँ, जितनी भी दुकानें बंद होती हैं, मैं आज भी, गो कि मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ, मैं फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो मैं आज भी लोगों की दुकानें खुलाने के लिए कभी कमिश्नर के पास जाता हूँ, कभी डीसी के पास जाता हूँ, कभी सीओ के पास जाता हूँ, ताजरों की नुमाइंदगी करता हूँ, दुकानदारों की नुमाइंदगी करता हूँ, चूँकि वो मेरे लोग हैं, मैंने उनको बेल आउट पैकेज लेके देना है। मगर इसमें ये सरीहन गलत है, जिस तरह के पूरी इंतज़ामिया ने, मैं आपकी ये तवज्जो आपकी चाहूँगा, और मैं अपने देखने और सुनने वालों की भी तवज्जो चाहूँगा कि अगर गोल चौक मस्जिद के नीचे तजावुज़ात वहाँ से हटाई गई, उस पे इतनी एप्रिसिएशन हुई, उस पे इतने आपने उसको अपनी कैंपेन बनाया कि हमने कोई यहाँ पे पता नहीं कोई इंडिया फ़तह कर लिया है, तो मुझे बताएँ, क्या किसी उस सरकारी बंदे को आपने डिसमिस भी किया कि जिसने पैसे लेके ये तजावुज़ात करवाई थी? हुँ, कि पहले भी नुकसान ताजरों का हुआ, हुँ, अब भी गिराने में नुकसान ताजरों का हुआ कि क्या इस मुल्क के ताजर जो हैं वो बेरहम मददगार हैं? उनका कोई वारिस नहीं है, उनका कोई साथी नहीं है, हुँ, उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कल भी तजावुज़ात इस शहर में इन करप्ट अनासर की पुश्तपनाही से हुई। हुँ, ये पैसे लेते थे, हुँ, मंथलियाँ लेते थे, जिसकी वजह से ये तजावुज़ात हुई हैं। हुँ, आज रिमूव करके आपने कौन-सा इस पे जो है ना तीर मारा है हुँ, कि आपने अपनी करप्शन को हुँ, पसे-पुश डाल के उन लोगों को जो है ना, जब आपने हाथ उठा लिया, हुँ, तो वहाँ से वो तजावुज़ात खाली हो गई। हुँ, जब आपका आशीर्वाद था, जब आपका हाथ था, जब आप उनसे पैसे ले रहे थे, कम से कम इस पे भी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए था। हुँ, आप इंडिविजुअल्स के खिलाफ तो एक्शन ले रहे हैं, हुँ, उस डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों नहीं लिए जिनकी वजह से ये तजावुज़ात हुई, जिनकी वजह से उन लोगों की यहाँ पे रजिस्ट्री हुई है। हुँ, चूँकि इसमें अपने लोग फिर उनके शामिल होने थे, तो उन्होंने इसको मुनासिब नहीं समझा कि इस तरीके से एड्रेस करते। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी तजावुज़ात हो, हुँ, वो कोई भी बाज़ार हो, वो कोई भी जगह हो, बगैर इंतज़ामिया की पुष्पनाई के वहाँ पे कब्ज़ा नहीं हो सकता। ठीक है। चोई साहब, बस आखिरी सरगोदा के हवाले से 2-3, हमारा वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वो सरगोदा के हवाले से 1-2 मसाइल हैं, वो करके उसके बाद फिर आपसे मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पे 2-3 तबसरे लेके उसके बाद इसको एंड करते हैं। जब आप मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक़्त यहाँ सरगोदा में उस वक़्त के जो कमिश्नर साहब थे, अजमल भट्टी साहब थे। उनके साथ
उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की एसडीए की, सरगोदा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। आप भी बतौर पार्लियामेंटेरियन उस मीटिंग में शरीक थे। उसके बाद उस कमेटी ने एक बिल पास किया था कि ये जो ट्रस्ट प्लाज़ा है हमारा, इसकी जो पार्किंग है उसकी फ़ीस ₹50 कर दी जाए उस सेकंड। तो वो पार्किंग फ़ीस ₹50 होगी। अभी उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, अभी कुछ अरसा पहले मेरी नज़र से पर्ची गुज़री, क्योंकि मैंने ये ट्रस्ट प्लाज़ा मेरा बहुत कम आना-जाना होता है। मैं मोटरसाइकिल खड़ा करूँ भी सही तो मेरे दोस्त के साथ दुकान है, मैं वहाँ खड़ा कर देता हूँ। तो उस पर्ची पे एक जुमला मेंशन था कि पार्किंग फ़ीस तो 50 है, ऊपर मेंशन था कि मोटरसाइकिल गुम हो जाने की सूरत में हम ज़िम्मेदार ना होंगे। मैंने तो तालियाँ बजाई उसके लिए, मैंने कहा यार क्या बात है, मतलब ये ऐसा भी होता है? तो सर ये ₹50 उसकी फ़ीस कर देना, और फिर उस ₹50 की मद में आप देखें कि डेली हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल वहाँ खड़े होते हैं। तो इतना ज़्यादा वहाँ से पैसा कलेक्ट होता है डेली और फिर मंथली। वो पैसा कहाँ जाता है और फिर अवाम पे इतना ज़ुल्म क्यों किया गया कि ₹50 फ़ीस भी कर दी गई और फिर उनको आगे से ये भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि गुम होने की सूरत में हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। देखिए वो आपने ट्रेन में जब भी सफ़र किया है ना, हुँ, हुँ। तो आजकल तो नहीं है, पुराना मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने भी बचपन में सक्कर का और कराची का सफ़र किया है, तो उस पे लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है। ठीक हो गया। तो ये पेट जुमले आपको और भी कई डिक्शनरीज़ में मिलेंगे, ठीक है। कई जगहों पे आपको ये इस तरह की फ़ज़ूलियात आपको मिलेंगी। तो जब आप उनसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जब वो आपको रेवेन्यू पे कर रहे हैं, हुँ, तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट। बिल्कुल जायज़ बात है। दैट्स एनफ ठीक है। कि आप ही ज़िम्मेदार हो, हुँ, कि आप सिर्फ़ पैसे लेने के ज़िम्मेदार हो, आप उनको सहूलत देने के ज़िम्मेदार हो कि आपने उनको पार्किंग स्पेस दी है, और जब वो आपको आपका टोकन वापस करे तो आप उसकी हुँ, जो जो भी व्हीकल्स है, वो हुँ, मोटरसाइकिल है या उसका जो है ना गाड़ी है या हुँ। कोई भी चीज़ है, तो आप उसको सेफली देंगे। उसको कोई डैमेजेस भी होगा तो वो भी आपके ज़िम्मे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो हमारी सेंस ऑफ मैच्योरिटी है कि हम सेम टाइम में 2 बातें कर रहे हैं, कि पैसे भी आप हमें देंगे और हम ज़िम्मेदार भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो ये तो स्टूपिड सी बात है उनकी। बाकी जहाँ तक उस वक़्त जब एसटीए का अजमल भट्टी साहब का आपने ज़िक्र किया, अजमल भट्टी साहब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने हमेशा उनको अपने भाइयों की तरह समझा है, और हमारी बड़ी अच्छी वर्किंग बॉन्डिंग भी रही। रिलेशनशिप भी रही बिल्कुल है। ऐसे ही। वो बज़ाहिर तो देखने में जो है ना, वो ये लगता था कि उन्होंने बड़ा सख्त रवैया था, मगर उस सारी सख्ती में वो इंसान दोस्त थे। ठीक है। मैंने बहुत सारी उनकी आपको एक बात बताऊँगा, ईद से पहले उन्होंने शहर में 120 दुकानों को बंद किया, अच्छा। तजावुज़ात की वजह से या किसी पे रेट लिस्ट की वजह से या कुछ और मामलात की वजह से। मैं और मेरे दोस्त हैं, पुराने मुस्लिम लीगी हैं, काज़ी तौसीफ़ अहमद अवान और मलिक ताज तारिक हमारे चेयरमैन भी हैं। ठीक है। हम तीनों, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, तो मैंने कहा जी मैंने अजमल भट्टी साहब को सलाम करना है और उनसे गपशप लगानी है, तो चलो ईद है, ईद से एडवांस उनको मैं ईद मुबारक कह लूँ। मैं जो ही एंटर होता हूँ उनके दफ्तर में, तो मुझे वो कहते हैं कि जी हामिद साहब आ गए हैं, लाएँ चाय लाएँ, कॉफ़ी लाएँ हमें। चाय कॉफ़ी दी तो हम वहाँ पे बैठ के गपशप करने लग गए। गपशप की तो मुझे वहाँ पे बैठ के पता चला कि 120 दुकानें शहर की बंद हैं। मुझे मेरे पीए ने बताया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी असी मुझे ईदी दे दें। तो मुझे कहने लगे जी आप बताएँ, आपको तो मुझे देनी चाहिए, मैं आपका मेहमान हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं ईदी मेरे ज़िम्मे आ गई है, हाँ। आप बताएँ, मगर जो मैं लेने आया हूँ आप मुझे वो दें। कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे 120 दुकानें बंद हैं, वो मुझे खोल दें फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। तो पहले ये जुर्माना करते थे, तो उन्होंने ख़ैर कमाल मेहरबानी की। तो उन्होंने वहाँ पे, मैंने कहा मेरे साथ कुछ लोग भी आए हैं, अगर आप बाहर आ जाएँगे, तो उनको थोड़ा-सा वाज़ नसीहत भी करें, हुँ। ताकि वो कल इसको आने वाले दिनों में ये तजावुज़ात से पाक बाज़ार करें और उनकी मोटिवेशन भी होगी। तो वो मेरे साथ चल के बाहर आ गए, हालाँकि कमिश्नर नॉर्मली ऐसे नहीं आते। ऐसे ही। वो पब्लिक में आए, पब्लिक में आके कहने लगे कि तुसी हामिद साहब के साथ आए हो, इसलिए मैं आपको जो है ना वो छोड़ रहा हूँ, अच्छा। वरना मैंने हर बंदे से 1-1 लाख रुपया जुर्माना लेना था। तो अब आपने कहीं नहीं जाना, सब यहाँ बैठ जाएँ, 1-1 कप चाय कभी पी के ठीक जाना। है। वाह! तो ये उनका एक हमदर्दाना रवैया था कि लोग उनसे आज जाने के बाद भी अजमल भट्टी से प्यार भी करते हैं। हालाँकि उन्होंने बड़ी सख्ती की।
वो लोगों के दिलों में ये था कि वो मोटरसाइकिल 125 पे खुद मोटरसाइकिल ड्राइव करके मुख्तलिफ बाज़ारों में वो हेलमेट डाल के फिरते भी थे, कहते थे। और शहर को बेहतर करने के लिए बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, बहुत सारे प्रोग्राम भी लिए। तो इस तरह का विजनरी कमिश्नर मैं समझता हूँ कि कम आए हैं, और उनकी मरहून मिन्नत है हुँ। कि आज जो हमारा आप देखें कि जो रोड है न्यू सेटेलाइट टाउन बत्ती वाले चौक वाला, आज उसकी ड्यूलाइजेशन होने जा रही है। अच्छा। आज हमारा जो 47 पुल से जो हमारा टू वर्ड्स 49 टेल का है, उसकी एक्सटेंशन जो है वो होने जा रही है। तो ये दोनों जो काम थे, ये गो के उस वक़्त गवर्नमेंट हमारी थी, मगर इसमें विजन और इसमें कंट्रीब्यूशन अगर आप अजमल भट्टी साहब का। अजमल भट्टी साहब का नाम नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बददियानती है कि उसने यहाँ पे ये मेहनत की है, और ये प्रोजेक्ट उसने बड़ी हद तक कामयाबी से हमकनार करवाए। ठीक। इसमें वो सवाल सर था कि वो ₹50 जो फ़ीस रखी, वो ₹50 की उसकी मद में, पार्किंग फ़ीस की मद में, वो जो इतना ज़्यादा रुपया इकट्ठा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो 2, 3, 4 मुलाज़िम खड़े हैं, उनकी तनख्वाहों में जाता होगा। ये करोड़ों में रुपया मंथली सर इकट्ठा होता है। ये कहाँ जाता होगा फिर? आप तो नहीं, शायद। उसका तो वो टेंडर होता है, वो हुँ। टेंडर की जो बिड है, अब आगे उसकी ठेकेदार का उसमें सारा प्रॉफिट है। तो मैं इसको चेक करवाऊंगा, हुँ। कमिश्नर साहब से मैं मिलूंगा जाके उनसे, नहीं, ये तो चूँकि अंजुमन ताजरान जो है ट्रस्ट प्लाजा, मैं समझता हूँ मेरा वो दूसरा घर है। बिल्कुल ऐसे ही। वो सारे दोस्त मुतअद्दिद बार जितनी डेवलपमेंट मैंने वहाँ पे करवा के दी है, उनका ट्रांसफार्मर मैंने रिप्लेस करवाया। आपको जितनी वहाँ पे टफ टाइल लगी नज़र आती है वो मैंने लगवाई है। वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो मैंने दिया है। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो लगी थी, जो कि अब बंद हो चुकी है, वो मैंने लगवा के उन्हें दी थी। तो ये डेवलपमेंट के काम किसी और जमात ने नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने वहाँ पे करवा के दिए थे। और मैं अपनी क़यादत का मशकूर हूँ कि मैंने जब भी ताजर कम्युनिटी के लिए कोई आवाज़ उठाई है तो उन्होंने हमेशा मुझे उसमें वार्म वेलकम किया, हमेशा रिस्पांस दिया। तो मैं इस पे थैंकफुल हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, और अपनी सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, कि उन्होंने कभी ताजरों के मामले में, हुँ। डेवलपमेंट के मामले में हमें मायूस नहीं किया। बड़ा अहम मसला जो है वो जैसा आता है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, उसमें 2 चीज़ें अहम होती है, एक आपकी मोटरवे होती है और दूसरी आपकी ट्रेन होती है। ट्रेन के हवाले से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ जो मैंने चीमा साहब के सामने भी रखी कि मैं शाह निगडर का रिहायशी हूँ ना, तो मैं जब 2017 तक, 18 तक, बल्कि 19 तक, और वहाँ मैं शाह निगडर मुझे जाना होता था या शाह निगडर से सरगोदा आना होता था। मैं रेलवे स्टेशन पे जाता था, वहाँ से मैं आखिरी टाइम की टिकट मैंने शायद अभी भी मेरे पर्स में मौजूद हो पॉकेट में जो मैंने ली थी, वो ₹80 की टिकट थी। जो मैं ₹80 की टिकट लेके सरगोदा से शाह निगडर का सफ़र करता था, शाह निगडर से सरगोदा आता था ₹80 में, ठीक है? अब सिचुएशन ये है कि अब मुझे सरगोदा से शाह निगडर सफ़र करना हो या शाह निगडर से सरगोदा आना हो तो ₹450 की मेरी टिकट है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि मुझे रेलवे की कितनी सहूलत थी, ट्रेन की कितनी सहूलत थी और अब मैं किस सतह पे खड़ा हूँ। तो उसी के साथ ये बात और कि एक दौर था कि हम सरगोदा जंक्शन जो है इसका शुमार बड़े जंक्शंस में होता है। इतनी ज़्यादा आप देख लें वहाँ रेलवे ट्रैक्स हैं, तो हमें एट अ टाइम 8-8 10-10 ट्रेनें खड़ी होती हुई नज़र आती थी और चलती भी थी। गो के ये जो फिर आपका जो पिछला टेन्योर रहा 2013 के बाद वाला, उसमें साद रफ़ीक साहब ने आके बड़ी हद तक इसको बहाल किया और हमें जो एक ट्रेन मिली थी सांदल एक्सप्रेस सरगोदा से जो मुल्तान जाती थी वो मिली और उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे मैं सफ़र किया करता था। वो एक भी चलती थी। कोविड आया, खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो शेख रशीद साहब मिनिस्टर थे, वो सारी ट्रेन्स बंद हो गई, उसके साथ हमारी सांदल एक्सप्रेस भी बंद हो गई। वो दिन गया जब वो बंद हुई हैं। आज 2025 मई में हम बैठे हैं, वो सांदल एक्सप्रेस भी नहीं चली। सरगोदा का जो जंक्शन है, ये बिल्कुल तबाह हाल और खस्ता हाल हो चुका है। एक इस हवाले से भी गाइड कर दें। दूसरा सवाल साथ ये कि सरगोदा इतना बड़ा शहर है, लेकिन करीब-करीब मोटरवे का कोई लिंक जो है वो मौजूद नहीं है, करीब-करीब भी नहीं है। अभी जो मोटरवे लिंक उसकी बातें चल रही हैं, पता नहीं उसकी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के लिए उन्होंने वो कंपनी को ठेका दिया था, वो पता नहीं एमएस को, वो अभी तक बनी है, नहीं बनी, कब बनेगी उसके बारे में भी कोई पता नहीं हमको। पहला आपने सवाल किया रेलवे के जो रूट्स हैं, जो रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन है। चूँकि मैं खुशकिस्मती के साथ 2019 से 2023 तक रेलवे कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। ठीक है। तो हमने वो तबाही देखी है रेलवे में। वो जिस तरह कहते हैं ना कि जो पीआईए का हाल जो है वो
किसी बाहर से किसी ने नहीं किया था, अंदर वो इनकी ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसका ये सारा हाल हुआ था। इसी तरीके से रेलवे का जो हाल, रेलवे की जो वहाँ पे सूरत हाल थी, रेलवे की जो तबाही थी, वो उनके अपने डिपार्टमेंटल इश्यूज की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से और ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो थी। तो ये वक़्त के साथ-साथ दुनिया ने अपने आप को बदला। आप देखें कि जब सीईओज़ की एक कॉन्फ्रेंस हुई तो एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है। तो वहाँ पे नोकिया का जो सीईओ था, वो बेचारा बेयारो मददगार खड़ा था। 10 साल पहले वो पायनियर था मोबाइल की इंडस्ट्री में, और आज स्टार्ट उसने लिया। तो अब जब वो देखता है कि आईफ़ोन और सैमसंग और दूसरे गैजेट जो हैं, वो टॉप ऑफ द लिस्ट चले गए हैं। तो उसको ये शर्मिंदगी सिर्फ दिखाने के लिए, ये वीडियो हमें समझाने के लिए थी कि अगर आप वक़्त के साथ-साथ अपने अपग्रेड नहीं करते। आप चीज़ों को अपग्रेड नहीं करते, अपने सिस्टम को रिवाइव नहीं करते, अपने आप को ग्रूम नहीं करते या अपनी चीज़ों को अपलिफ्ट नहीं करते, तो आप नोकिया भी बन सकते हैं। तो अगर आप अपग्रेड करते हैं, आप सिस्टम को लेके चलते हैं और सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो आप एप्पल की तरह फॉरएवर जो है वो रूल भी कर सकते हैं। तो ये मेथड हमने ना पीआईए में अडॉप्ट किया, ना रेलवे में अडॉप्ट किया। अब हमारी जो सर्वाइवल है, अब हमारी जो सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिपेंड्स कर रहा है हमारे ML1 प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। और वो हमारा सी पैक का हिस्सा था। अनफॉर्चुनेटली ये सी पैक कुछ अगयार के हमारे ममालिक जो हैं उनको हजम नहीं हुआ और उनकी इंटरप्शन की वजह से हमने जो हमारा सीक्रेट एग्रीमेंट था, जो फाइनेंशियल कॉरिडोर था, जो बेल्ट एंड रोड का जो फॉर्मेट था, जो उसमें पीपल्स पार्टी भी इसका इनिशिएटिव लेती है और मियां नवाज शरीफ इसके एग्जीक्यूशन में आते हैं। और मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ने ये इज्जत दी है कि वो मोटरवे प्रोजेक्ट हो, वो सी पैक प्रोजेक्ट हो, ही इज़ द पानियर इन ओवर कंट्री, कि उसने हमेशा इन चीज़ों को जो है ना प्रमोट किया है और तरक्की को वो लेके आए हैं इस सिस्टम में। तो जब तक हमारा ML1 नहीं बनेगा, हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ा सीरियसली सोचना शुरू किया है ठीक है। और उसकी वेव्स भी हमें आ रही हैं। एक तो इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है। मरियम बीबी जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो इसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि लाहौर टू इस्लामाबाद, ठीक है। रावलपिंडी, ठीक है। कि अगर ये ट्रैक इसको हम यूटिलाइज करते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसके लिए मेरा ख्याल ये मोटरवे भी हमें बड़ा सफिशिएंट है कि उसकी सेंटर डिवाइडर में हम जो है ना वो जा सकते हैं ट्रेन इलेक्ट्रिक को लेके। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल होगा। इसमें पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तान की रेजीम चेंज होगी। जब आपकी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यहाँ पे आएगी तो ये एक सक्सेसफुल स्टोरी बनेगी। और दूसरी सक्सेसफुल स्टोरी बनाने के लिए पंजाब एयरलाइन का आगाज किया जा रहा है। बिल्कुल वो भी ये करें। हमारी सूबे की कैपेसिटी है कि हमारे लोग सरगोदा से अगर सियालकोट जाना चाहते हैं, अगर बहावलपुर से कोई बंदा सियालकोट जाना चाहता है, अगर लाहौर का कोई बंदा फॉर ट्रेड पर्पस वो बहावलपुर जाना चाहता है, तो इस कम्युनिकेशन को विद इन रीजनल कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए अगर यहाँ पे इंटरनल इसका एयर ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ हमारे जो माइंस एंड मिनरल्स और इंडस्ट्री की जो एक्सचेंज होगी, जो चीज़ें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो आइडियाज़ हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ये बिजनेस को स्ट्रेंथन करने में एक बहुत बड़ा टूल है और ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है कि जिससे पंजाब ग्रो करेगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ग्रो करेगा। इंशाल्लाह। अभी मैंने हाल ही में चाइनीज़ डेलीगेशन मेरे साथ आया, तो वो मुझे इस्लामाबाद जब हम पहुंचे तो मुझे कहने लगे कि हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि हम पाकिस्तान के किसी प्रोविंस में फिर रहे हैं। हमने तो हमेशा ये सुना है कि पाकिस्तान में या कत्लो गारत है, या वहाँ पे दहशतगर्दी है, या वहाँ पे लाकानूनियत है, तो पाकिस्तान का तो कोई हाल ही नहीं है। हमने यहाँ पे जो सिस्टम देखा है, पाकिस्तान तो 1000 टाइम हमारी उस सोच से आगे चला गया है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान तो डिजिटलाइज होने जा रहा है, पंजाब सारा डिजिटलाइज हो रहा है, लैंड रिकॉर्ड सारा डिजिटलाइज हो रहा है। तो पंजाब में बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट हैं कि जिनकी आपस में कोलिब्रेशन ना होने की वजह से
आवाम को ये पता नहीं चल रहा। अच्छा, मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग था कि जब मैं इस डेलीगेशन के बतौर स्पोक्स पर्सन, बतौर उनके यहाँ पे कंसल्टेंट मैंने मूव किया उस डेलीगेशन के साथ, तो आई एम सरप्राइज टू सी दिस all these over department have a one window operation for Chinese investor. अच्छा, This is very fascinating for us. अच्छा। तो I really appreciate to Mr. Shahbaz Sharif हुँ, and Mr. Nawaz Sharif, former over Prime Minister, कि उन्होंने हर इदारे में एक ऐसी विंडो बना दी है जो इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहे उसको वन विंडो ऑपरेशन हर डिपार्टमेंट में उन्होंने सेल बना दिया है जो उससे सहूलत हासिल कर सकता है। आज आपके तवज्जुद से मेरे सुनने वाले ये भी देखेंगे कि इस तरह के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लिए जा रही है, मगर उसकी पेनिट्रेशन नहीं है, उसकी ट्रोलिंग नहीं है, उसकी आपको कहीं पे सुनने को ये मिलता नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी पीछे रह गई हैं। हुँ। और जुगतबाजी और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को चोर-चोर कहना, ये मीडिया पे ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट हो गई है। इसलिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र की जो टेक्नोलॉजी है, वो हमने अडॉप्ट नहीं की, चीज़ों को हमने पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं किया। हम शाम 7 से लेके 11 तक इसी महाज पे हैं कि तमाम एंकर बैठ के तमाम पॉलिटिकल जमातों को वो करप्ट और उनको जो है वो ये साबित करने पे चोर डाकू हर तरह का इल्ज़ाम लगाने के लिए वो तैयार होते हैं। और अगर आप उन्हीं एंकर्स के अपने स्टैंड्स देखें, अपनी उनकी सारे प्रोग्राम जो उन्होंने माशाल्लाह हुँ, सैकड़ों और हज़ारों उसकी जो है ना एपिसोड बना लिए हैं, उनका अपना प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम से नहीं मिलता। ऐसे ही जो हमारे में परफेक्शन देखने चाह रहे हैं, जो हाँ, सियासतदानों उनकी की अपनी परफेक्शन को सहाफ़त में परफेक्ट एनालाइज़ देखना चाह रहे हैं, वो कभी किसी जमात के टाउट नज़र आए हैं, कभी किसी जमात के ऐसे ही। टाउट नज़र आए हैं, वो कभी किसी जमात की पुश्तपनाही में खड़े हुए हैं। तो वो कभी किसी इदारे को बाप बनाते हैं, वो कभी किसी इदारे को माँ बनाते हैं। तो ना उनका बाप एक रहा है, ना उनकी माँ एक रही है, ना उनकी जमात एक रही है। तो वो हमको जब सियासत सिखाने के लिए निकलते हैं, जब तालीम सिखाने के लिए निकलते हैं, जब मईशत सिखाने के लिए निकलते हैं, जब दीन सिखाने के लिए निकलते हैं, तो फिर इसी तरह का सियासतदान पैदा होगा, इसी तरह की जो है वो तालीम दीनी यहाँ पे ट्रोलिंग करेगी और जी, इसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि जिसमें बेहंगम बेरब्त सिलसिले जो है वो प्रवेल चढ़ जाएंगे। ठीक है। चौधरी साहब बस आखिरी 3-4 सवाल उसमें एक तो ये सरगोदा के हवाले से ये आखिरी सवाल रख के आपके सामने सरगोदा वाले चैप्टर को हम रैप अप करते हैं। वो ये कि आप हमारे वैसे भी आपने अपने जो है वो बहुत से प्रोजेक्ट गिनवा दिए। अभी हमारे सामने एक रोड जो है वो फातिमा जिन्ना रोड से लेकर कैंची मोड़ तक वो बन रहा है, उसकी तामीर हो रही है। हमारे पास ओवरहेड ब्रिज वो बन गया। हमारे पास अभी इसी दौर में ही नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि आमिर सुल्तान चीमा साहब से जब मुलाकात हुई थी वो कहते थे कि ये हमारा इनिशिएटिव था। बहरहाल जिसका भी था हमें गर्व होता है कि काम होना चाहिए। इस पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैंने जो है ना वो पीएम से या सीएम से डायरेक्टिव इसका जो है वो लिया था। ठीक है। आप मतलब इस हवाले से जो भी करना चाहें। वो हो गया और इसके अलावा सरगोदा की तज़ीन व आराइश हम पीएचए की उससे देखें तो वो भी हो रही है। हमारे यहाँ एसडब्ल्यूसी सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो भी बन चुकी है। सरगोदा की सफाई-सुथराई भी हो रही है। मतलब बड़े-बड़े काम मैं जब से 10 सालों में आया हूँ तो अपनी आँखों से मैं अब देख रहा हूँ। तो आप अपने टेन्योर्स के 2 टेन्योर्स के कोई ऐसे मुझे जो है ना वो 5 से 10 प्रोजेक्ट गिनवा दें जिन्होंने सरगोदा की तकदीर को बदल के रख दिया और सरगोदा को अब जो है वो तरक्की की ज़रूरत ही नहीं थी लेकिन ओवर तरक्की हुई जा रही है। देखिए, इस पे मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अमर चीमा साहब का आपने ज़िक्र किया, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमर चीमा साहब से भी पहले मैंने चौधरी अब्दुल हमीद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का वहाँ पे ना सिर्फ इफ्तिताह किया, हुँ, बल्कि वहाँ पे मैंने एक ब्लॉक भी टीबी हॉस्पिटल के सामने बनाया। ठीक है। इलाके की ज़रूरत थी, तो उसी पे मैं ये ब्लेम गेम में नहीं जाऊँगा। बिल्कुल। इनिशिएटिव मैंने लिया और मेरे इनिशिएटिव इफ्तिताह के बाद उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इसको प्राइम मिनिस्टर से कंप्रिहेंसिव हॉस्पिटल लिया बिल्कुल ठीक। और उसकी एग्जीक्यूशन करवाई और अनवर अली चीमा साहब के नाम से ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उन्होंने यहाँ पे अप्रूव करवाया। ये इनका हुँ, मैं समझता बिल्कुल, हूँ कि क्रेडिट इनिशिएटिव है। हम उसका बिल क्रेडिट उन्हें देंगे बिल्कुल कि दुरुस्त। ये उन्होंने किया।
उसके बाद इसी को फाइन ट्यून किया ठीक है। कि जो आमिर चीमा साहब ने जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जो मैंने करवाया था वो करोड़ों में था। अब आप इस स्लैब को समझें, जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था वो करोड़ों में था, जो आमिर चीमा साहब ने इस शहर को दिया वो तकरीबन 3.25 अरब रुपए की उसमें अच्छा। कैपेसिटी में था। तो जो अब मरियम साहबा ने इसका इनिशिएटिव लिया है, ये सरगोदा का नहीं, पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। अच्छा। और जिसके ऊपर तकरीबन अभी तक का जो एस्टिमेशन है, जो उसकी हम फोरकास्ट कर रहे हैं, ये तकरीबन कोई 10 से 12 अरब रुपए के करीब इसका तखमीना जा रहा है। जबरदस्त। तो इसलिए अब अगर हम उस प्रोजेक्ट को, उनका प्रोजेक्ट, उनका इनिशिएटिव, हम उसको ख़त्म नहीं किया, बिल्कुल ठीक। हमने उसकी कैपेसिटी को इन्हांस किया है, उसके बिल्डिंग्स को इन्हांस, फर्दर उसको फाइन ट्यून किया। उसको फाइन ट्यून करके अगर लेके आए हैं, तो ये चीमा साहब हमारा हक है कि हम बिल्कुल। उसको अपने नाम से प्रेजेंट करें। ठीक है। आपका उस वक्त फंडिंग नहीं हो सकी, आपकी उस वक्त तक पैसे ट्रांसफर नहीं हो सके, आप उस वक्त तक इसको यहाँ पे उसका जो है ना फाउंडेशन ले नहीं कर सके। ठीक है। तो ये को प्रोसीजरल लैप्स थे जिसकी वजह से वो नहीं करवा सके। मगर मैंने ब्लॉग बनाया था, ठीक है। वो आज भी खड़ा है। तो आपकी जब गवर्नमेंट आई तो आपने उसको वहां पे जितना हॉस्पिटल का गंद था और जो मुसाफिर खाना था वो उस वार्ड में बना दिया। अब मुझे बताएं, वो स्टोर रखने के लिए मैंने बनाया था या वहां पे कुछ नशेइयों को खाना खिलाने के लिए वो बना था? वो पेशेंट की केयर टेक के लिए वो बना था। मुझे भी तब बड़ा ही दुख हुआ था जब आपने उसकी सहीयत को चेंज किया। तो आज आपका भी दुख जो है ना वो काबिल दीद है। तो ये होता है इस तरह के कामों में, जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी ग्रो करते हैं, अच्छी प्रोग्रेस लेके आते हैं, तो वो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। आपका प्रोजेक्ट छोटा था, उसको बड़ा किया, एक्सपेंड किया, और वो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो इक्विपमेंट आ रहा है वो पाकिस्तान का लेटेस्ट नहीं, दुनिया का लेटेस्ट तरीन इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल होने जा रहा है। जबरदस्त। एक तो ये जो सब प्रोजेक्ट हो गया आपका, ठीक है। इसका मुझे सिर्फ बिल्कुल मुख्तसर सा शॉर्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइएगा कि आपने जब ये इसका इनिशिएटिव लिया था इस हॉस्पिटल का, वो आपने कब लिया था? ये मैंने लिया था उस वक्त हमने जो इसकी इनाग्रेशन की थी 2016 में। 2016 में। जी 2016 में इसकी इनॉग्रेशन हुई और उसके बाद फिर 17 में मैंने इसका ब्लॉग बना दिया। ब्लॉक बना दिया। फिर उसके बाद 18 में आप दोबारा फिर 18 नहीं 18 में फिर इसके इस ब्लॉक का अपर जो पोर्शन था वो डेवलप होना था। ठीक है। ये 100 बेडेड जो है वो एक बनना था यहाँ पे हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो ये जब हमने बनाया तो इन्होंने उस वक्त, चूंकि वो मैंने बताया था आपको कि जुडिशल कू हो गया, और जुडिशल कू होने की वजह से मेरे जो उसके अपर स्टोरी थे उसके फंड इन्होंने लैप्स करवा दिए। ठीक है। और उन्होंने पीटीआई कहा की जी, गवर्नमेंट ने। जी पीटीआई की गवर्नमेंट ने फंड लैप्स करवा दिया। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है ये अननेसेसरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये कागज़ों में आप देखें जो लेटर है इनके गए हैं, इनकी गवर्नमेंट के दौर में गए हैं। तो फिर ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए, चूंकि ये ज़रूरत थी, मैंने भी इस ज़रूरत को महसूस किया। तो ये चौधरी अब्दुल हमीद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का आगाज़ किया। फिर अनवर चीमा साहब भी लेजेंड थे इस शहर के, बड़े काम उन्होंने किए, मेरे बुजुर्ग थे, मैं उनकी कदर करता हूँ। तो इन्होंने अपने वालिद के नाम से उसको इनिशिएटिव लिया। तो जब ये सिलसिला बापों से चल रहा है, मैंने अपने बाप के लिए किया, उन्होंने अपने बाप के लिए किया, सीएम पंजाब ने अपने बाप के लिए किया, सीएम के बाप की चलेगी अब तो जाहिर है वो जो जिससे ज्यादा इन्फ्लुएंसर था उसके बाप का ही थे। ठीक हो गया। एक तो आपने ये अपना चलें प्रोजेक्ट बनवा दिया। उसके अलावा मैंने आपसे अर्ज किया कि जितने भी अभी हमें तरक्याती काम होते हुए नजर आ रहे हैं वो अभी इस दौर में होते हुए नजर आ रहे हैं जब आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। तो पब्लिक की तरफ से ये आप समझ लें एक आर्गुमेंट आता है, और ये मैं जेन्युइनली ये बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक का आर्गुमेंट है। जब हमने आपके हवाले से पोस्ट लगाई फेसबुक पे कि हम चौधरी हामिद नबी साहब के पास आ रहे हैं, तो आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप करें। तो ये पब्लिक परसेप्शन है, उनकी तरफ से सवाल था कि जब आप मतलब थे एमएनए थे 2 अदवार में, उस वक्त हमें बज़ाहिर काम होते हुए नज़र नहीं आए। अब जब आप एमएनए नहीं हैं, अब हमें सरगोदा में काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, सफाइयाँ भी हो रही हैं, पुल भी बन गया है, कार्डियोलॉजी वार्ड हॉस्पिटल जो है उसका भी इफ्तिताह हो रहा है, फातिमा जिन्ना रोड भी बन रहा है, उसके अलावा सैनिटेशन भी हो रही है। मतलब
जो चीज़ें बज़ाहिर हमें नज़र आ रही हैं वो अब हो रही हैं जब आप पार्लियामेंट में नहीं हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैंने जितने काम आपको गिनवाए हैं, हुँ, ये मैं आपको कोई खुश करने के लिए नहीं कह रहा। ऐसे ही है। 49 टेल पे 24 कॉलोनियों को पानी देना हुँ, और इन 4 यूसीज़ को जिनका मैंने नाम आपको गिनाया है, सुलेमानपुरा से लेके इस्लामाबाद कॉलोनी से लेके हुँ, इस्तिकलालाबाद पक्का डेरा तक, इन सबको पानी की वाटर सप्लाई की देना, जो कि ये मुकम्मल हो चुकी है, वहाँ पे वो ऑपरेशनल है। फिर इसके साथ-साथ यूनिवर्सिटी रोड पे जो फारूक कॉलोनी है, जो बिस्मिल्लाह पार्क है, जो वहाँ पे मुरादाबाद कॉलोनी है, उसके एडजेसेंट जो है सुल्तान कॉलोनी है, वो शादमान कॉलोनी है, कलियार टाउन है, इन सब में पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फंड से लगा और मैं उनको पानी दे के आया हूँ। ठीक है। फिर हमने जो कैपेसिटी, चूँकि हमारा जितना वर्क हुआ है, हुँ, वो सारा ज़मीन के अंदर हुआ है, तो अच्छा, उसमें लोगों को वो प्रोग्रेस वो नज़र नहीं आई। ठीक है। अब चूँकि वो फ़ेज़ मुकम्मल हो गया हुँ, कि जिसमें सीवरेज का काम, पानी मीठे पानी का काम, हुँ, वो जिन-जिन इलाकों में मुकम्मल हो गया, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे अब काम सिर्फ़ रह गया है हुँ, कि या वो उनकी पीसीसी है या उनकी टफ टाइल है, इस तरह के काम जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब किसी को मेरा यूनिवर्सिटी का जो डिजिटलाइज़ करने का जो प्रोजेक्ट था, वो किसी को नज़र नहीं आया। मेरा गैस का जो इनिशिएटिव था कि आप 77 सालों से वोट दे रहे हैं, हुँ, 77 सालों से लोगों को ये सोच नहीं थी कि ये सरगोदा में जो गैस आई है, ये सरगोदा बेस की गैस थी, जो हम यूटिलाइज़ कर रहे थे, वो एक्सेस थी। फिर टाइम आया कि वो माइनॉरिटी में चले गए बेस वाले और हम मेजॉरिटी में चले गए, मगर सिस्टम एक्सपैंड नहीं हुआ। हुँ, हमें प्रॉपर गेटवे से हमें नहीं मिला। हम 1,07,000 कंज़्यूमर हैं, हुँ, तो हमें एक प्रॉपर गेटवे चाहिए था, नेशनल ग्रिड के साथ हमें मुंसलिक होना चाहिए था। हुँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आके करवाई है। तो ठीक है। इसी तरीके से जब आपको ये शहर में मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे भी टफ टाइल लगे नज़र आएगी, हुँ, हुँ, वो मेरा इनिशिएटिव था कि मैंने लोगों को इस तरफ मैं लेके आया हूँ कि हम पीसीसी और दूसरी जो सड़क है, जो 2 बारिशों की नज़र हो जाती थी, अब कम से कम वो टफ टाइल लगी नज़र आती है, ठीक है। साला-साल लगी नज़र आती है। फिर ओवरहेड ब्रिज इस्लामपुरा, ये जिस ज़बूहाली का शिकार था, जिस तरह खस्ता हालात थे हुँ, इसके, लोग इसके ऊपर चलना तर्क कर गए थे। ये मैंने इसको कारपेटिंग कराई इसकी, और ये कारपेटिंग भी मेरे ही फंड से हुई है। और आप देखें कि ये वो ओवरहेड ब्रिज के जो कह रहे थे कि ये सारा रिप्लेस होगा, हुँ, इसकी आज भी फिजिबिलिटी हाईवे डिपार्टमेंट के पास 70 करोड़ रुपए की इसकी फिजिबिलिटी बनी है, अच्छा, वो आज भी पड़ी है। जो मैंने 2.25 करोड़ रुपए में इसका वो जो ऊपर इसको कहते हैं रीवैम्पिंग की है, रिवैम्पिंग करवाई। तो वो रिवैम्पिंग करवाई है। अब उसी मॉडल को हम रिप्लेस कर रहे हैं अपनी जो फातिमा जिन्ना रोड वाला है, तोड़ लारी अड्डा तक, हुँ, हम बल्कि कैंची मोड़ तक, कैंची ये सारी रिवैम्पिंग हो रही है और उसकी डिवाइडिंग हो रही है। ठीक, ये उसको हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो आप का क्वेश्चन है कि सरगोदा में किस चीज़ की ज़रूरत है? सरगोदा में देखें, सबसे पहले हुँ, जो अब इन फ्यूचर हमें ज़रूरत है, हमें पार्किंग प्लाज़ा की ज़रूरत है। हमें पार्किंग और ये जो रशी ट्रैफ़िक है, हुँ, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुँ, सरगोदा का जितना भी बाईपास डिज़ाइन हुआ है, हुँ, हुँ, मैं समझता हूँ वो सरगोदा के बढ़े हुए हुजम के मुताबिक नहीं है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कहें या खुशकिस्मती कहें कि सरगोदा में बेस भी है, सरगोदा में कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, या और सरगोदा में हमें जो है रिमांड डिपो भी नज़र आता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी वजह से सरगोदा के जो हालात हैं, उसमें कोई बाउंड्री सर्कल बनता हुआ नज़र नहीं आता। कहीं पे आड़े आपके बेस आ जाता है, हुँ, कहीं पे आड़े आपके कैंटोनमेंट आ जाता है, कहीं रिमोट डिपो आ कहीं जाता पे रिमाउंट डिपो आ जाता है। है। तो वो बाईपास इतना लंबा बन जाता है, इतना लेंथी प्रोसेस बन जाता है कि वो बाईपास शॉर्टकट की बजाय वो लॉन्ग कट में चला जाता ऐसे ही है। है। तो इसलिए उसमें हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं कि सरगोदा में जैसे ये रेलवे ट्रैक है इस्लामपुरा के सामने, इसके 2 रवैया सड़क हो तो सरगोदा की काफ़ी ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है। अच्छा। ये जो हमारी नहर है खुशाब वाली, हुँ, हुँ, इसकी अगर दोनों तरफ में सड़क ऑपरेशनल बन जाए और ये
बाईपास से लेके सीधा जो है 85 झाल तक चले जाएं तो सरगोदा की बहुत सारी हैवी ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है और सरगोदा की ट्रैफिक जो है वो बाई पार्ट्स कुछ पीसों में शिफ्ट हो सकती है। ये इंशाल्लाह ताला फ्यूचर प्लान में है कि अगर फ्यूचर में एक्सटेंशन हुई तो ये होगी जिसके लिए हम इसको प्रपोज करेंगे। ठीक है, चॉइस साहब बड़ा मुफस्सिल अंदाज में आपने सारी चीज़ें रख दी। गो के सवालात तो और भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए हम कुछ मज़ीद चुनिंदा से सवाल जो मुल्की सतह पे के हैं उन पे आते हैं। उधर मूव करने से पहले एक सवाल आपसे, आपकी एक वीडियो नज़र से गुजरी जो ग़ालिबन उस वक्त की थी जब नवाज शरीफ साहब पे केसेस बनाया गया और नवाज शरीफ को निकाला गया और सबको पता है कि किसने निकाला और कौन जो है वो एक नया प्रोजेक्ट पाकिस्तान पे उन्होंने लॉन्च किया। तो ग़ालिबन उनके खिलाफ थी। आप रैली से खिताब कर रहे थे, आप बड़े जोशीले अंदाज में आपने खिताब किया, नीचे से नारे लगते रहे, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। अब वो तब थी जब आपको निकाला गया। तो अब आपका हम पेज जब विज़िट करते हैं तो पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो ये इतनी तब्दीली सिर्फ़ आप में नहीं, सारे सियासतदानों में ये तब्दीली आ जाती है। एक वक़्त होता है कि उनके लिए दहशतगर्दी जो होती है उसके पीछे वर्दी होती है। एक वक़्त आता है जब उनको नवाज़ दिया जाता है तो वो पाक फ़ौज ज़िंदाबाद हो जाती है। तो ये सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें सोशल मीडिया पे कुछ मेरे मुखालफिन ने एक वीडियो डाली और इस स्लोगन के साथ कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हुँ, सरगोदा के 274 मेरे जो साथ मेरे दरीना साथी थे हुँ। उनके ऊपर 780 की एफआईआर हो जाती है इसी वजह से। इसी वजह से। ठीक है। हमने उसका ट्रायल फेस किया, आज भी मेरा केस वो कोर्ट में लगा हुआ है, मैं उसको फेस कर रहा हूँ। उसमें एक्सेनोरेट मैंने कोई समझौता नहीं किया, कोई मैंने किसी से कोई बख्शीश नहीं मांगी। जब मुझे कोई 7-8 माह के बाद एहसास होता है कि ये वीडियो जिसके बेस पे मेरे ऊपर ये मुकदमा हुआ, हुँ, तो मैंने अपने 780 की अदालत में मैंने ये एप्लीकेशन दी कि जज साहब इस वीडियो का तयन तो करवाया जाए, फोरेंसिक क्रम है। इसका फोरेंसिक करवाया जाए कि क्या ये ओरिजिनल है, चूँकि मेरी प्रेमिसेस में पाक फ़ौज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगा अच्छा। और मैं जब बाहर निकला हूँ तो मेरी जो स्पीच है, मैंने लोगों का जो गुस्सा था हुँ, वो पाक फ़ौज के खिलाफ नहीं था। हुँ। वो वहाँ पे जो धांधली हो रही थी, जो अमले की मनमानी हो रही थी, जो हमारे लोगों को कोर्ट की प्रेमिसेस से बाहर निकाला गया था, वो उसके खिलाफ एहतजाज था। हमें तो फ़ौज ने नहीं था निकाला, हुँ, हमें तो वहाँ पे आरओ ऑफिस के अमले ने निकाला, हुँ, हमें वहाँ पे जो पुलिस तैनात थी उन्होंने निकाला। हुँ। हम फौज के खिलाफ क्यों नारा लगाते। ठीक है। खैर जब 8 महीने के बाद मैंने वो दरखास्त दी हुँ, तो जज साहब को ये 110% श्योर था कि वीडियो जेन्युइन है अच्छा। और ये इसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है हुँ, और ये फैसला इसके खिलाफ आ आ जाएगा। जाएगा। जब मैं वहाँ पे हम फोरेंसिक में हम सारे जितने दोस्त थे, जितने मेरे कॉलीग थे, जितने मेरे उसमें को-एक्यूज़ थे, हुँ, हम सब जब पेश हुए तो वहाँ पे अल्लाह के फज़ल और करम से वो फोरेंसिक रिपोर्ट मेरे हक में आई अच्छा, कि 5 वीडियो विजुअल्स को और ऑडियोज़ को, ऑडियो 4 थी, अच्छा, उनको मिक्स किया गया। अच्छा। मिक्स करके एक वीडियो बनाई, फिर उसको ट्रोल करवाया गया, हमारे खिलाफ ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है। हुँ, वो आज भी अगर मेरे खिलाफ वो वीडियो थी, हुँ। तो वो चले जाएँ आज भी फोरेंसिक करवा लें उसकी, हाँ, पेश कर पड़ी है। डालेंगे। वो मेरे खिलाफ एविडेंस पेश कर दे। इसी बात पे कोर्ट ने 780 की जो दफ़ात थी उसको हज़फ किया और हमें कहा जी कि ये नॉर्मल केस है और आप जाएँ आज आगे सिविल कोर्ट में इसका ट्रायल कराएँ। हमारा वो सिविल कोर्ट में वो ट्रायल हो रहा है। पाक फ़ौज मैं समझता हूँ कि मुझे 2024 में इलेक्शन ना लड़ने के लिए जो मेरी ज़ात पे जो एलिगेशन थे, उसमें एक एलिगेशन ये भी था कि आपने पाक फ़ौज के खिलाफ ये स्टैंड लिया और ये नारे लगवाए और ये मेरे अपनों ने किया है, किसी गैर ने नहीं किया। फ़ौज ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। चंद जो नौदौलतिये थे, जो जेब से भारी थे, जो अक्ल से आरी थे, हुँ, ये उन्होंने काम किए हुँ, और उसका रिज़ल्ट भी उन्होंने इलेक्शन में चख लिया कि उनके साथ जो कुछ हुआ कि वो लोग कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर ये बहतान, ये इल्ज़ामात लगाए, हुँ। अल्लाह ने मुझे उसमें से सुरखरू किया। ठीक। मैं आपको अपनी ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे 1 लाख गिले हूँ फ़ौज से।
फौज अपनी है। मुझे एक शख्स से गिला हो, पूरे फौज से गिला हो, मुझे इदारे किसी से, सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी इदारे से, आईएसआई से, आईबी से, सीटीडी से, स्पेशल ब्रांच से, किसी से गिला हो, फर्द वाहिद से हो या होल डिपार्टमेंट से हो, मगर पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बेहतर फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ कि हमें पाक फौज पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों पे इस तरह की तनकीद और इस तरह के क्वेश्चंस अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं लगाने चाहिए। ये आपकी कोई लॉयल्टी नहीं है, ये आपकी सेल्फ ग्रेडनेस है कि आप अपनी खुद गर्जी का शिकार होके इदारों को जो है ना ज़ेर ताब लाते हैं और इदारों को गंदा करते हैं और उसके बाद फिर आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए करते हैं। ये बहुत गंदी रवायत है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में परवेल कर गई है। मगर इसमें मैं ये कहूँगा कि आज भी जो हमारे प्रोविंस हैं वो केपीके है, वो बलूचिस्तान है। मेरा भी रिसेंटली सफ़र भी हुआ है कोयटा का, बलूचिस्तान का। तो मैं तो इस बात पे बड़ा वेल अवेयर हूँ कि पाक फ़ौज की बेइंतहा कुर्बानियाँ ऐसे आज इस मुल्क की सलामती के लिए वो तगमा है। तो इसलिए अगर किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने उनका ये वॉल्यूम जो है वो नहीं पढ़ा, तो ये उसकी कम इल्मी हो सकती है। तो मेरे लाख इख्तलाफात सही, मेरे लाख उनके साथ मामलात सही, मगर उन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रख के पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारी ये वीडियो ट्रोल होती है, जब इंडियन एंकर हमारी ये वीडियो दिखाते हैं कि हम अपनी फ़ौज को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम उनकी तंजीम पे, हम उन पे तनकीद करें, हम तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें, ये हमारा हक है बीइंग ए पॉलिटिशियन। मैंने 780 का केस मेरी एग्जांपल है तमाम उन पॉलिटिकल लोगों के लिए। मैंने अपने इस केस को ना सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया, ना मैंने प्रिंट मीडिया पे हाईलाइट किया, और ना कि जो मेरा फोरम था पार्लियामेंट हाउस का, मैंने उसके ऊपर आज तक इसके कोई एक लफ्ज़ भी इनके खिलाफ नहीं बोला। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ। अब उस गलत फहमी को मैं तूल देता, मैं उसको आगे लेके जाता, मैं पाक फौज के खिलाफ स्पीचेस करता, मैं पाक फौज को मोरद इल्ज़ाम लगाता, तो वो लोग खुश होने थे जो मुझे सियासत से आउट करने के ख्वाहिशमंद थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने उसमें बुर्दबारी के साथ, समझदारी के साथ मैंने वो इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाए। मेरे मुखालफिन की ये बड़ी कोशिश रही है कि मैं उन इदारों के ख़िलाफ़ बोलूँ। हाँ, मैंने जब इमरान खान को लाया गया तो मैंने इदारों पे तनकीद की, बिल्कुल सही। मगर मेरी तनकीद सियासी थी। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैंने आईएसआई चीफ के ऊपर तनकीद की, मैंने बाजवा साहब के ऊपर तनकीद की। वो मेरा पॉलिटिकल हक है कि जब आप किसी को अननेसेसरी प्रमोट करेंगे, तो बीइंग ए पॉलिटिशियन जब आप मेरे कंपटीटर को मेरे मुकाबले में आप पुश करेंगे, तो मेरा ये हक है कि मैं आपके ऊपर तनकीद करूँगा। मगर उनकी सालमियत पे, उनकी लॉयल्टी पे मुझे कोई शक नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। ठीक है, आपने अभी तज़किरा कर दिया, बस उसी से एक सवाल निकालता हूँ और फिर उसके बाद आखिरी 1-2 सवाल और फिर हम क्लोज़ करते हैं, ऑलरेडी बहुत वक़्त हो चुका है। आपने कहा कि मेरा हक था कि जिस तरह आईएसआई चीफ़ ने या बाजवा साहब जिस तरीके से इमरान खान को लाए, तो आपका हक था उस पे तनकीद करना। क्या आप समझते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ है ये फ्री एंड फेयर था? जो पीटीआई की तरफ से या बाकी दीगर अपोज़िशन की जमातों की जानिब से ये जो फॉर्म 47 वाला एक राग जो है ये अलापा जाता है या बात की जाती है, बज़ाहिर तो एक अगर अच्छी खासी समझ-बूझ रखने वाला भी इंसान है तो उसको भी पता चल जाता है। आप फिर इस हवाले से क्या कहेंगे कि अभी जो नून लीग को गवर्नमेंट मिली है या गवर्नमेंट यहाँ है, क्या ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नतीजे में आया है? यार, आप हमें इस बात की दाद नहीं देते कि 2024 में लोगों को फार्म 45 की असलियत का पता चला है। हम तो आपको फार्म 45 की असलियत 2018 में बता रहे हैं कि मैंने फार्म 45 छीने, मैंने फार्म 45 जो है ना वहाँ पे अपने खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहे थे वो पकड़े बिफोर दी सेशन जज सरगोदा, उनकी ऑफिस में उसकी वीडियो भी वहाँ पे उनके पास मौजूद है, जिसके ऊपर मेरे ऊपर ये 780 की एफआईआर हुई। एक 780 की एफआईआर पे
पूरी पीटीआई की क़यादत इमरान खान को छोड़ गई। आप मुझे क्रेडिट नहीं देते कि उस एफआईआर के बाद भी मैं मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल सही बात। आप मुझे क्रेडिट नहीं देते कि 2018 में मैंने ये जो आज 24 में आप ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो मैंने उस वक़्त इन चीज़ों को फेस किया और फिर अपना रोना, रंडी रोना वो मैंने कहीं पे नहीं। हुँ, जो आज पीटीआई के लोग कर रहे हैं हुँ, कि वो किसी जज पे, किसी के ऊपर तनकीद करना, चीफ इलेक्शन कमीशन पे तनकीद, मैंने तो कोई करारदाद नहीं हुँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पेश की। हुँ, मैंने तो कोई नहीं फॉर्म 47 का जो है ना राग लापा कि ये फॉर्म 47 वाले हैं और मैं फॉर्म 45 वाला हूँ। देखें जिसका हुँ, जिस इलेक्शन में जितना हाथ डला उसने पूरा घपला किया है। ठीक हो गया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। हुँ, अगर आप कहें कि बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था तो मुझे आप ज़िंदगी का एक इलेक्शन बता दें फ्री एंड फेयर हो। हुँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो फिर मैं नहीं समझता कि ये जो मौजूदा सेटअप या पास्ट में जो लोग इलेक्ट होके आए थे हुँ, वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसियों से आज भी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते ऐसा ही है। कि जो वहां से पार्लियामेंटेरियन बन के आए हैं। हुँ, तो इसलिए आप फ्री एंड फेयर की तरफ ना जाएं, आप थोड़ा सा उससे पीछे रहें। ये इसी तरह सिस्टम की स्ट्रेंथन होने के लिए, सिस्टम को बेहतर होने के लिए अभी टाइम लगेगा। हमें तो आज भी गली नाली सोलंग इसकी सियासत से नहीं निकले। इसके ऊपर जो है ना वो वोट मिलता है, जो कि बेसिकली काम है सारा हुँ, लोकल बॉडीज का। लोकल बॉडीज़। ये उनके काम है जिनकी वजह से आज तक हम 77 सालों से जो वोट लेते चले आ रहे हैं। ठीक है। आखिरी 1-2 सवाल। मैं काफ़ी देर से आखिरी आखिरी कह रहा कर दें। हूँ आखिरी कर रहा हूँ। बस एक सवाल उसके बाद सर्वोदय के हवाले से आपका आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम इसको रैप करेंगे। अभी पाक-भारत कशीदगी चल रही है, अपनी पीक पे है, ठीक है? और मैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और जितनी मैंने पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जितनी उनका बुज़ और जितनी उनकी ग़लाज़त इस दफ़ा निकल के आई है पाक फ़ौज के खिलाफ, जो एक्चुअल में पाक फ़ौज के खिलाफ नहीं है, एक्चुअल में मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। वो वही बयानियाँ पकड़ के बैठे हैं जो इंडियन मीडिया पकड़ के बैठा है। वो उसी इमरान रियाज़ खान को अपने चैनल पे बुलाते हैं और वो आके पाक फ़ौज पे तनकीद कर रहा होता है कि आप जाएँ हमला कर दें, उनकी अवाम उनकी फ़ौज के साथ नहीं खड़ी हुई। यानी अपने मुल्क का नमक खा के अपने मुल्क के साथ नमक हरामी इतनी शिद्दत में आके करना, ये मैंने आज तक दुनिया के किसी मुल्क में इसकी मैंने तारीख नहीं पढ़ी, जो इस वक़्त पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल, ठीक है? भरपूर तनकीद कर रहे हैं उन पे और टिका के कर रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि नून लीग का जो वर्कर है वो किस तरह डट के पाक फ़ौज के साथ नहीं बल्कि वो अपने मुल्क के साथ खड़ा है, कि ठीक है पाक फ़ौज के साथ हमारे लाख इख्तिलाफ़ात हों लेकिन इस वक़्त इस सिचुएशन में हमारे लिए पाकिस्तान फर्स्ट है। लेकिन सर उसके बावजूद आपके लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से, मरियम नवाज़ की जानिब से, कोई इस तरीके से क्लियर मौक़िफ़ या क्लियर स्टांस अभी तक इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं आया? कोई ट्वीट, कोई बयान मोदी के खिलाफ या लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनका वो जो हमारे यहाँ नारे भी अमूमन हमारे यहाँ तो नारे भी किसी पे इल्ज़ाम भी लगाना हो तो वो बड़ा आसानी से लग जाता है, अमेरिका का यार और मोदी का यार, वो बना दिए जाते हैं। ज़ाहिर है उसमें वो मोदी साहब का पाकिस्तान आना, नवाज़ शरीफ साहब के दौर में उनकी वो नवासी की शादी में, तो वो उन चीज़ों को जवाज़ बना के कहते हैं कि ये क्यों करेंगे तनकीद, इनके उनके साथ कारोबार हैं, इनके उनके साथ जो है वो ताल्लुकात हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, ये है वो, इस वजह से ये मोदी पे तनकीद नहीं कर रहे। देखिए पहली तो बात आपकी ये है कि आपने जो पॉलिटिकल एनालिसिस किया है आज की जो इंडिया की और पाकिस्तान की जो कशीदगी है, तो उस पे मैं ये कहूँगा कि अल्लाह का बड़ा करम और बड़ा फ़ज़ल है कि हम आज़ाद फ़िज़ा में, आज़ाद अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में हम बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इससे बड़ी बददियानती नहीं हो सकती हुँ, कि हम जिस मुल्क का खाते हैं, जिस मुल्क की वजह से हमारी सर्वाइवल है, जिस मुल्क की वजह से हमारी इज़्ज़त है, हुँ, हम उसी पे तनकीद करते हैं, इससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। तो कता ताल्लुक के वो बंदा जो है वो पीटीआई से है, वो पश्तून से है, वो बलोच बेल्ट से है, वो किसी बेल्ट से हो, अक्रॉस दी पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने इदारों को, अपनी फ़ौज को स्ट्रेंथन करना चाहिए इस कशीदगी में। कि जब वो हमारा पानी बंद करने के दर पे है, जब वो हमारा साँस भी जो है ना वो बंद करने के लिए तैयार है, तो इन तमाम माहौल में, इन तमाम जो है सूरत-ए-हाल में हमें पाकिस्तान की वॉइस बनना चाहिए, बिल्कुल। ना कि हमें इंडियन की वॉइस बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ा इंस्पिरेशनल है
कि हम इस तरह की तनकीद में पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए हम एक कौम हों, बिल्कुल, तभी हम इंडिया के खिलाफ एक मजबूत वॉइस जो है वो रेस कर सकते हैं, बिल्कुल, मजबूत आवाज़ बन सकते हैं। देखिए ये मुल्क हमारा है और पाक फौज उसका एक इदारा है, बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने अपना किरदार अदा करना है। अगर हमारी गलतियों और गलत फहमियों की वजह से कुछ इश्यूज बन जाते हैं हुँ, तो वो इश्यूज इतने बड़े नहीं हैं। हुँ, हामिद की ज़ात, हामिद हमीद की ज़ात या किसी और पॉलिटिशियंस की ज़ात इतनी बड़ी नहीं है कि वो पाकिस्तान के नैरेटिव से बड़ी हो जाए। बिल्कुल ऐसी बात, दुरुस्त। उसके लिए हमारे बाउस्ताद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरा खुद ताल्लुक अम्बाला हुँ, से है, इंडियन, वहीं से मेरे फोर फादर वो माइग्रेट करके आए हैं। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के फोर फादर का ताल्लुक जाती उमरा से है। जाती हूँ मैं। तो उस एफिलिएशन में, उस इंट्रैक्शन में वो जाती उमरा भी गए। इवन के हमारे चौधरी परवेज़ लाई साहब, इनका ताल्लुक भी वहीं से है। तो ये भी मुतअद्दिद बार इंडियन उसमें पंजाब में गए हैं। तो बतौर चीफ मिनिस्टर भी वो अपनी जाए पैदाइश पे और जगह पे मुख्तलिफ ओके। वीडियोस मौजूद हैं। इसको इस रेजीम में एफिलिएट करना कि चूंकि ये इंडिया गए हैं तो उनका पार्ट बन गए हैं, हुँ, चूंकि ये इंडिया गए हैं, देखें ये हमारे पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज हैं। ऐसे ही है। ये लोग एक आइस को, एक बर्फ को पिघलाने के लिए, हुँ, अब अगर हमारे जो उस वक्त के आर्मी हेड थे ज़ियाउल हक साहब, अगर एक मैच देखने के लिए वहां पे गए, उस क्रिकेट की आड़ में उन्होंने अपनी ऐसा जोहर दिखाया, फन दिखाया, जिसमें पाक भारत जो जंग का जो खतरात मंडला रहे थे वो हाँ, यकसर तौर पे फैल खत्म गया, हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं, पॉलिटिकल लोगों का काम ही ये है कि वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि कि वो हालात को नॉर्मल करने के लिए वो आपको अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं। ये जो हम ट्रेड भी यहाँ पे, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का इनिशिएटिव था हुँ, कि हमारी दोनों की कौम बड़ी मुश्तिल होती है, इवन के सिर्फ पाक भारत मैच लगाओ बिल्कुल ऐसे ही है, तो हर बंदे की जान पे बनी होती है कि पाकिस्तान की टीम मैच जीत जाए किसी तरीके से। ऐसे ही है। तो ये इंडिया की भी यही सूरत हाल है को हम इस हद तक जो है ना इस लेवल पे चले गए हैं कि हमें उनका वजूद भी बर्दाश्त नहीं और इसी तरह उनको उनको हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं है। हुँ, तो इसमें फिर मीडिएटर के तौर पे हमारे जो हेड हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो इसमें फिर अपने आप को पुश करते हैं। उन्हें पता होता है कि इसके बाद हमारे ऊपर तनकीद होनी है। हुँ, हम ये जो दोस्ती बस चला रहे हैं, हम जो इनके साथ ट्रेड ओपन कर रहे हैं, हम जो उनको अपने घर पे इनवाइट करके इज्जत दे रहे हैं, हुँ, तो इन सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो बर्फ है, जो पाकिस्तान और इंडियन जो कौमों के दरमियान में है, हुँ, जो लोगों के दरमियान में है, उसको कम किया जाए। हुँ, वो टेम्परेचर जो है ना वो कम हो, ताकि नॉर्मल सूरत हाल में जो है वो हम काम कर सके। इंडिया अपनी हयूद और कयूद में रहे, हम अपनी हयूद और कयूद में रहे। अगर नवाज शरीफ ने कोई बेनिफिट लेना होता तो इन भूखों से लेना था, इंडिया वालों से। हुँ, उन्होंने बेनिफिट लेना होता तो वो सऊदी अरब से लेता, बिल्कुल, उन्होंने बेनिफिट लेना होता तो वो क्लिंटन से लेता, ठीक, उन्होंने बेनिफिट लेना होता चाइना से लेता, जो किसी की मदद कर सकते हैं। सही बात। तो नवाज शरीफ एक बड़े विजडम वाले पर्सनैलिटी हैं और इस वक्त सबसे सीनियर लॉट में उनका पॉलिटिकल बिल्कुल ऐसे इन्फ्लुएंस और सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने जो कुछ किया वो पाकिस्तान की सालमियत में किया है। मुखालफों को उनकी ये पॉपुलैरिटी हज़म नहीं हुई जिसके लिए उन पे तनकीद करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि आज भी इलेक्शन कमीशन में इनके रिकॉर्ड पड़े हैं पीटीआई के, इनकी वहाँ से फंडिंग आई है। बिल्कुल, हमने तो सोच कभी नहीं गया वहीं से। हमने तो इसराइल के पैसे जब पीटीआई के लोगों के अकाउंट्स में आए, हमने तो कभी नहीं कहा हुँ, कि ये उनके हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि इनके यूएई के जो अकाउंट्स में पैसे आए हैं वो इंडियंस क्यों इनके अकाउंट्स में पैसे भेज रहे हैं। पहले ये उनका जवाब दे, जो इन्होंने चंदे के नाम पे पैसे कलेक्ट किए, जो इंडियन नज़ाद लोगों से पैसे लिए, जो चैरिटी के नाम पे पैसे लिए, कि ये अपनी गलती छुपाने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि हमारा भांडा ना फूटे, हमारे ऊपर तनकीद ना हो। तो ये इस तरह की चीज़ें पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली एक फेज था 80s का कि जिसमें
बुलेट की पॉलिटिक्स आई थी। तो बिल्कुल उस सही। वक़्त गोली की पॉलिटिक्स ने इस मुल्क की सियासत को बड़ा नुकसान पहुँचाया था, जिसका ख़मियाज़ा आज तक कराची और पूरा एक सूरत पाकिस्तान में भुगत भुगत रहा है। और अब गाली है। उसके बाद अब गाली का फ़ेज़ जो है वो पीटीआई ने इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल। किसी माँ-बहन की इज़्ज़त महफ़ूज़ नहीं है। हुँ, आप सोशल मीडिया पे किसी की तस्वीर डालें तो ये नीचे गाली लिखने से बाज़ नहीं आते। तो उस वक़्त बुलेट ने इतना नुकसान नहीं था पहुँचाया जितना आज इनकी गाली ने हुँ, इस सियासत को, इस खिदमत को, इस नोबल काज़ को इन्होंने सबोताज़ किया है। तो मैं समझता हूँ कि इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। जी। ये गालियाँ देते रहें, हुँ, पॉलिटिकल लोगों का काम है कि वो अपना काम सरअंजाम देते रहें। इनकी गाली से या किसी की गोली से हम डरने वाले नहीं हैं। ना हमारा मौक़िफ़ तब्दील होगा, ना हमारी एफ़िलिएशन तब्दील होगी, ना इनके कहने से हम मोदी के यार बनेंगे। मोदी का यार वो था जो एक डायरी के साथ चंद थप्पड़ों के साथ निकल गया। क्योंकि उसने कश्मीर उसने बेचा था, कश्मीर का सौदा हमने नहीं किया। ऐसे ही। तो ये इस तरह की बहुत सारी हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है एक दूसरे पे तनकीद की, इल्ज़ामात की। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह हमें किसी के खिलाफ बात करनी चाहिए। अगर आप एक उँगली किसी की तरफ करते हैं तो 4 अपनी तरफ भी। 4 अपनी तरफ आती हैं, बिल्कुल। तो फिर उसका आपको ज़र्फ़ नहीं है। ठीक। सर वही मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब का या मरियम नवाज़ का कोई ऐसा बयान नहीं आया। आप समझते हैं कि इसमें क्या मसलहत हो सकती है या कोई कोई मसलियत नहीं है। देखें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है ना, हुँ, वो मैटर करता है। हुँ, शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा इनिशिएटिव वो नहीं लेते जिसमें नवाज शरीफ की मदद, हमायत या उनका मशवरा शामिल ना हो। शामिल हो। तो उन्होंने जिस तरीके से अपने फौजियों को, अपनी कमांड को जिस तरह ट्रांसफ़र किया है, इवन कि उन्होंने इस हद तक फैसला कर दिया है, जिसको ऑन एयर भी किया कि मैं अपने इख्तियारात जंग लगाने के वो भी हाफ़िज़ साहब आपको देता हूँ कि आप जब चाहें हुँ, इस राइट को, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें। ठीक है। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस ये नहीं कहा कि अब मैं जंग लगा दूँ इंडिया के साथ, बिल्कुल सही बात। मुझे अब अभिनंदन वापस करना पड़ेगा। हुँ, तो वो प्रेशर आपने फेस नहीं था किया। हमने उस प्रेशर को फेस किया है। बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कुछ किया है, जो कुछ वो करेंगे, इसमें मियाँ नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ है, इसमें मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ है, ठीक है। इसमें पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, इसमें आसिफ़ अली ज़रदारी की पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, इसमें तमाम पॉलिटिकल कोalition पार्टनर का मौक़िफ़ है, जो कि बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ हाउस हुँ। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इज़ अ वॉइस टू रेज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका इस हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त आपने मौक़िफ़ दिया कि वज़ीर-ए-आज़म जो मौक़िफ़ दे रहा है बल्कि उससे भी बढ़कर मैं तो ये कहूँगा कि जो वज़ीर दिफ़ा ने जिस तरीके से उसको पेश कर दिया तो ये भी पीएमएलएन की ही वॉइस थी। आखिरी सवाल से इसको रैप कर दें कि सरगोदा के जो मौजूदा एमपीएज़ या एमएनएज़ हैं, आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? सरगोदा के हवाले से वो क्या करेंगे? या सरगोदा का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? आगे किन के हाथों में देख रहे हैं? सरगोदा का मुस्तकबिल कल भी मियाँ नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हाथ में था और आने वाला वक़्त भी इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग के हाथ में होगा। बाकी ये कुछ अनफॉर्चुनेट ये फ़ेज़ आए हैं हुँ, कि जिसमें मामलात थोड़े से ख़राब हुए हैं। इंशाअल्लाह आपको बदलता और अच्छा फलता-फूलता सरगोदा आपको नज़र आएगा। चलो। सरगोदा में जो आपने एक गुफ्तगू की तो मैं उसको भी एड्रेस करना मुनासिब समझूँगा कि मोटरवे की जो फ़िज़िबिलिटी है हुँ, वो कंप्लीट हो चुकी है अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला अब उसको बी टू बी हुँ, के बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जो है हुँ, वो ऑक्शन के लिए वो प्रमोट किया जाएगा। उसकी ठीक है। कुछ तकनीकी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले रूट में उनको टारगेट कर रहा था सरगोदा बेस। ठीक है। तो हम ये भी चाह रहे थे कि वहाँ से जितनी हैवी ट्रांसपोर्टेशन होगी या जितने भी वहाँ से हैवी टूल्स निकलेंगे, हुँ, वो बेस से और कैंट से थोड़ा सेपरेट हो। जब आप उनको बेस और कैंट से थोड़ा-सा डिफरेंट उनका रूट आप अडॉप्ट करते हैं, फिर आप सरगोदा से दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की उसमें कन्वर्सेशन चल रही है। इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट होगा। तो मामलात सरगोदा के लिए, हुँ, सरगोदा के आने वाले जो सियासतदान हैं और जो मौजूदा हमारे अपोज़िशन के जो लोग हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप सरगोदा की वॉइस बनें, आप सरगोदा की आवाज़ बनें। आप किसी एक जमात के पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा ना बनें।
ठीक। अब आपको जो कलेक्टिव ज़िम्मेदारी बनी है, अब जिन लोगों ने आपको वोट दिए, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, हुँ, वो सब आप उनकी वॉइस हैं। बिल्कुल, तो जब तक आप उनकी वॉइस नहीं बनेंगे, आप अपना नुमाइंदगी जो है वो अदा नहीं करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात। आपने सरगोदा को पेश करना है, सरगोदा की नुमाइंदगी करनी है, सरगोदा के फ्यूचर की नुमाइंदगी करनी है, सरगोदा के उस पार्ट का जो है वो हक अदा करना है जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया है। मुंतखब किया है। तो मैं ये समझता हूँ उन पे बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है कि वो अपोज़िशन में बैठ के वो सरगोदा की तरक्की के लिए, सरगोदा के मुस्तहसन अंदाज़ में चलाने के लिए, सरगोदा की डेवलपमेंट के लिए, सरगोदा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे तब्दीली लाने के लिए वो अपना सॉल्यूशन तो पेश करें। बिल्कुल, वो उस पे फंड नहीं ला सकते मगर वो इंतज़ामिया को कोई इस सवा साल के अरसे में एक राय भी देने से कासिर है कि अगर यहाँ पे तजावुज़ात की मुहिम जो है वो ज़ोरों-शोर से चली, तो उन्होंने कहीं पे आके ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मीडिएटर के तौर पे वो इंतज़ामिया और अवाम के दरमियान में ब्रिज बन के वो उनको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर बने। तो उनका ये किरदार है कि वो लोगों के साथ अपनी इस नुमाइंदगी का वो इज़हार भी करें और उनका सपोर्ट भी करें, उनके साथ मिल के शहर की खिदमत भी करें। चूँकि ये इक़्तिदार आना-जाना है। कल 10 साल मैं इस शहर से एमएनए था, आज मलिक शफ़क़त अवान एमएनए है, कल आने वाले वक़्त में पता नहीं कौन होगा। आप इस तरह का ज़र्फ़ रखें कि कल भी आप बग़ैर गोली, बग़ैर गाली के जो है शहर में फिर सकें और आने वाले वक़्त में जब ये टैग आपके साथ ना हो, तो आप बग़ैर बंदूक और बग़ैर गाली के साथ आप इन्हीं सड़कों में फिर सकें। हुँ, इस तरह की पॉलिटिक्स करके जाएँ, इस तरह का अपना रहन-सहन जो है वो बना के जाएँ कि लोग आपको याद करें, लोग आपकी तारीफ़ करें ना करें, लोग आपको इस शहर का नुमाइंदा समझते हुए वो आपका एहसास ज़रूर करें। सर बहुत शुक्रिया। हमारे लिए इन्फ्लुएंसर और सरगोदा के लिए अगर कोई आप 2-4 जुमले कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपका जो सरगोदा इन्फ्लुएंसर का जो ये सोशल मीडिया का जो सिलसिला है, तो मेरी आपसे ये गुज़ारिश होगी कि आपका पेज ऐसा है जो सोशल मीडिया पे जो कि इम्पार्शियल होके हर एक को इज़हारे हुँ, राय का मौका फ़राहम करता है। तो इस पे आप जहाँ पे सियासत के रंग दिखा रहे हैं, जहाँ पे सियासतदानों के चेहरे दिखा रहे हैं, हुँ, वहाँ पे आप उलमा से लोगों को लेके आएँ, आप दीन से जुड़े वर्कर्स को लेके आएँ, आप यहाँ पे किसी गरीब रेहड़ी वाले के एहसासात की तर्जुमानी भी करें। जी, आप यहाँ पे जो बहुत पुरानी हमारी जनरेशन है, ओल्ड सिटीज़न है, जी, तो आप उनके जज़्बात को भी यहाँ पे बखेरें। फिर आप इस शहर में जिस तरह आपने बहुत सारे इनिशिएटिव इन दिनों में लिए गए हैं या माज़ी में लिए गए हैं, उनसे जुड़े हुए चीज़ें, उनका तसलसल जो है वो बयान करें। आप किसी ब्लॉक में जाएँ, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बताएँ कि यहाँ पे ये चीज़ थी, अब यहाँ पे ये है, बिल्कुल, पहले ये सिस्टम था, अब यहाँ पे ये है। तो ये इस तरह की तारीख़ जो है, वो सरगोदा का शख़्स जो दुनिया से बाहर है, वो आज भी अपनी गली कूचों को मैंने याद कर आपकी एक वो वीडियो गोल चौक मस्जिद वाली देखी, तो मुझे वो पहले नहीं मैंने सोशल मीडिया पे वो देखी थी, जिस तरह आपने ड्रोन के साथ उसको वो सारा कंपोज़ किया और बड़ी खूबसूरत उसकी ट्रोलिंग हुई। तो मुझे मेरा एक कज़न है, वो तकरीबन कोई 30-32 साल से यूएस में वो ठहरा हुआ है। उसने मुझे वो भेजी और मैंने वो देखी तो वो बड़ी खूबसूरत वीडियो थी और इस तरह के फिर मुझे शौक हुआ आपके पेज को हुँ, देखने का। तो मैंने देखा आपकी बेशुमार वीडियो, बेशुमार आपकी एफ़र्ट्स हैं। हुँ, इस शहर के हेरिटेज को आपने बड़ा अच्छे तरीके से पेश किया और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में आप वॉइस ऑफ सरगोदा बनेंगे इंशाल्लाह, और इंशाअल्लाह आप सरगोदा के मसाइल को, सरगोदा के मामलात को, इंशाल्लाह, सरगोदा की प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी जिस तरह हम अपने फ़ोरम पे के एजुकेशन ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी का मुतालबा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हुँ, ट्रॉमा और सेंटर ट्रॉमा सेंटर ये आपकी और इंश कैंसर हॉस्पिटल ये आपकी और मेरी इंशाअल्लाह ताला इंशाल्लाह, प्रायोरिटी लिस्ट में होंगी इंशाल्लाह, और हम इंशाअल्लाह ताला इस शहर के लिए मिल के काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चौधरी हामिद हमीद साहब,
सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े अच्छे अंदाज़ में हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सरगोदा की तरक्की में और सरगोदा को प्रिज़र्व करने में डिजिटल मीडिया की सूरत में आप और हम जैसे जो सरगोदा के रिहायशी बासी और सरगोदा के खादिम हैं, वो अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। इन्फ्लुएंसर ऑफ सरगोदा से उमैस लियाकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।